पुस्तक 43 अध्याय 10 अंतिम जुआ। 1 महीना 10 दिन 1 दिन 1 घंटा। जी निंग ने अपनी हर असफलता से सीखा और उन अनुभवों का लाभ उठाते हुए इस तकनीक को और निखारने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे अनंत शून्यता तकनीक ने कुछ असर दिखाना शुरू कर दिया, जिससे उसकी चेतना की शक्ति नाटकीय रूप से मजबूत हो गई। हालांकि वह अभी भी इतना मजबूत नहीं हो पाया था कि उसकी सच्ची आत्मा अराजकता ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों के मोहक गीत का विरोध कर सके। नॉर्थबो निंग एक मेज के पास बैठा था और अपने लिए शराब का प्याला बना रहा था। उसने जिंदगी के आखिरी घंटे शराब पीकर आराम करने में बिताने का फैसला किया था और हजारों अराजकता चक्रों में जमा हुए सारे तनाव को एक ही झटके में दूर कर दिया था। गुरुजी, सभी 6 उत्तरधनुष तलवारों की सतह पर उदास चेहरे वाले बच्चे दिखाई दिए। वे निंग की ओर निराशा से देख रहे थे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। निंग ने उन सभी को नाम से पुकारा, फिर मुस्कुराया। ये शराब का प्याला खत्म करने के बाद मैं आखिरी बार कोशिश करूंगा। अगर मैं असफल रहा तो सब बेकार हो जाएगा। तुम 6 बिना किसी सवाल के पूरे अराजकता ब्रह्मांड में सबसे घातक तलवारें हो। अनंत ओमेगा तलवार दाव द्वारा संचालित एकमात्र तलवारें। मेरे जाने के बाद तुम मालिकहीन हो जाओगे। जाओ और अपने लिए उपयुक्त मालिक खोजो। मालिक, हम किसी और को नहीं चुनेंगे, हमें सिर्फ आप चाहिए। गुरुजी, आप निश्चित रूप से बच जाएंगे। गुरु। सभी 6 तलवार आत्माएं निंग से अलग होने को तैयार नहीं थीं। निंग ने कहा, आप मानव रूप धारण करके केओसवर्ल्ड में भी घूम सकते हैं। नॉर्थबो तलवारों की ताकत को देखते हुए वे आसानी से मानव रूप धारण कर सकते थे, जबकि उनकी प्राकृतिक शक्ति हेगेमन्स को भी बुरी तरह घायल करने के लिए पर्याप्त थी। अगर वे किसी से भागना चाहते तो कोई अदरवाइज लॉर्ड भी उन्हें पकड़ नहीं पाता। उन्हें जबरदस्ती बांधना, ये तो और भी मुश्किल होगा। नहीं, आप जरूर कामयाब होंगे गुरुजी, हम हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। वे सभी 6 रो रहे थे। निंग ने 6 छोटे बच्चों को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जब मैं तुम 6 को देखता हूँ तो मुझे अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल हुआ है उससे संतुष्टि मिलती है। निंग ने शराब का गिलास उठाया और एक ही घूंट में सारी शराब पीकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें पहले ही बधाई दे दावलॉर्ड, क्योंकि तुम जरूर इस तकनीक को पूरा करोगे और एक शाश्वत सच्ची आत्मा प्राप्त करोगे। एस्टेट की सफेद बालों वाली आत्मा इस पूरे समय चुपचाप देख रही थी। निंग को उठते देख वह आगे आया और आदरपूर्वक झुक गया। तकनीक पूरी करो और एक शाश्वत सच्ची आत्मा प्राप्त करो। सभी 6 तलवार आत्माओं ने एक साथ कहा, हाँ, एक शाश्वत सच्ची आत्मा मैं जरूर बनूंगा। निंग ऑटोक के पत्थर के मंच पर गया और फिर कमल मुद्रा में बैठ गया। उसकी सच्ची आत्मा अब अपने अंतिम चरण में थी और उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। उसकी सच्ची आत्मा के बचे हुए टुकड़े इतने कमजोर थे कि जैसे ही निंग इस सच्ची आत्मा तकनीक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता, वे पूरी तरह से ढह सकते थे। आखिरी दांव, अगर मैं असफल हुआ तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैं सफल हुआ तो एक नई दुनिया शुरू होगी। निंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन तरीकों पर विचार करने लगा जिनसे वह अनंत शून्य को और बेहतर बना सके। बस 10 सेकंड बाद गड़गड़ाहट। निंग की कांपती हुई सच्ची आत्मा एक अंतिम प्रयास में एक साथ आने लगी। निंग की शक्तिशाली चेतना ने आगे बढ़कर बिखरती सच्ची आत्मा के टुकड़ों को बलपूर्वक वापस आकार में लाने की कोशिश की, लेकिन मूल तत्वों की पुकार का विरोध करना बेहद मुश्किल था। अफसोस, इस अंतिम प्रयास ने उसकी सच्ची आत्मा के अंतिम टुकड़ों को, जो मुश्किल से एक बुनियादी ढांचे को थामे हुए थे, अंततः पूरी तरह से तोड़ दिया। मैं विफल रहा है तो आखिरकार मैं फिर भी नाकाम रहा। निंग ने अपनी आंखें खोलीं और उनमें एक शांतिपूर्ण भाव था। उसकी आंखें, उसकी त्वचा, उसका शरीर, उसका हर एक अंग हवा से उड़ती रेत की तरह बिखरकर गायब होने लगा। उसकी सच्ची आत्मा के बचे हुए सभी टुकड़े अंततः पूरी तरह से टूटकर बिखर गए। निंग से निकलने वाले प्रकाश के अनगिनत धब्बे नंगी आंखों से देखे जा सकते थे और फिर निंग का पूरा शरीर एक विशाल मानव आकार के प्रकाश पिंड में बदल गया। दावलॉर्ड, जब सफेद बालों वाले एस्टेट स्पिरिट ने ये देखा तो उसकी आंखों में दुख के भाव उभर आए। एक सचमुच अद्वितीय दावलॉर्ड, अनंत ओमेगा दाव में महारत हासिल करने वाला पहला दावलॉर्ड अभी अभी गुजरा था। मास्टर, 6 तलवार आत्माएं प्रकाश के मानव द्रव्यमान को उन्मत्तता से देख रही थीं। यह एक चमकदार सुंदर ज्वाला की तरह थी, लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे एक अद्वितीय दावलॉर्ड के निधन का दुख छिपा था। फुफ। निंग का प्रकाश शरीर प्रकाश के अनगिनत कणों में विभाजित हो गया, जो तेजी से हर दिशा में फैलने लगे। नहीं, तलवार आत्माएं सिसक उठीं। सुदूर सिथिलैंड की बाहरी परिधि में स्थित उस प्राचीन मंदिर के भीतर ऑटच मोग और अन्य ऑटचों के अवतार हमेशा की तरह एकत्रित थे। अचानक वे सभी चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। डार्कनॉर्थ, उन 6 को अपने संदेश तावीजों के माध्यम से पता चल गया कि दावलॉर्ड डार्कनॉर्थ का ताबीज अभी अभी अपने स्वामी को खो चुका है। 3 क्षेत्र। नुवा यहाँ कई मामलों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था, जबकि सुभूति ने अपना अधिकांश समय माउंट इनहॉट के अंदर अपने ताओवादी मठ में अकेले प्रशिक्षण में बिताया। ब्रश ब्रश ब्रश। सुभूति अपने मठ का फर्श साफ कर रहा था। वह इस पूरे मठ में अकेला व्यक्ति था। बाहर खड़े 2 नवसिखिए भी बिना किसी ठोस कारण के अंदर नहीं आते थे। सुभूति पहले ही अत्यंत गहन स्तर तक प्रशिक्षित हो चुके थे और उन्होंने अपने दाव हृदय के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया। इस मामले में वे निंग और नुवा के बाद दूसरे स्थान पर थे। फर्श साफ करने के बाद वह दूसरे कमरे में गया और खंभों और मेजों को पोंछने लगा। ऐसा करते हुए उसने अपना सिर उठाकर सबसे ऊंची मेज पर रखे एक लैंप की ओर देखा। लैंप की रोशनी एक छोटी सी लौ की तरह चमक रही थी।
यह एक हार्ट लैंप था, निंग का हार्ट लैंप। तीनों लोगों में केवल उसके और नुवा के पास ही यह जानने का तरीका था कि निंग जिंदा है या नहीं। निंग के माता पिता ब्राइट मून, उनके दाव हृदय बहुत कमजोर थे। निंग को चिंता थी कि अगर उन्हें पता चला कि निंग मर गया है तो वे इसे पूरी तरह से गुप्त नहीं रख पाएंगे। जब सुभूति ने देखा कि हृदय दीपक अभी भी जल रहा है तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह आमतौर पर इसी कमरे में साधना करता था। इस तरह वह जब चाहे हृदय दीपक पर नजर डाल सकता था। जब भी वह देखता कि हृदय दीपक अभी भी जल रहा है तो उसे अपने हृदय में राहत का एहसास होता। मेजें पोंछने के बाद वह पास ही पड़ी प्रार्थना की चटाई पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। लेकिन ध्यान शुरू करने के कुछ ही देर बाद अरे, सुभूति अचानक सिहर उठा। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और सबसे ऊंची मेज की ओर देखने लगा, मानो उसे कुछ गड़बड़ का आभास हो गया हो। उस हाथ लैंप से आ रही रोशनी तेजी से कम होती जा रही थी और उसके गायब होते हुए दृश्य ने मानो सुभूति के मन में बिजली की एक कौंध मारी, जिससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। सुभूति, नुवा की थोड़ी उन्मत्त आवाज उसके मन में गूंजी। जी निंग, वह मेरा छात्र। सुभूति की बूढ़ी आंखें लाल होने लगीं और आंसू झलकने लगे। उन्होंने अपने समय में कई शिष्यों को स्वीकार किया था और कुछ ने उन्हें काफी परेशान किया था। निंग एक साधारण शिष्य था जिस पर सुभूति ने ज्यादा मेहनत नहीं की थी। हालांकि निंग की बाद की उपलब्धियों ने सुभूति को सचमुच प्रभावित किया था। सुभूति इस शिष्य को अपने बेटे की तरह देखने लगे थे। वह जानते थे कि उनके इस शिष्य ने अतीत में कई चमत्कार किए थे और उन्हें पूरा यकीन था कि एक और चमत्कार होने वाला है। जी निंग, सुभूति ने धीरे से कहा। बूढ़े व्यक्ति ने आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। लेकिन ठीक उसी पल पॉप, हाथ लैंप साफ तौर पर बुझ गया था। लेकिन अचानक उसके अंदर लौ की लपटें दिखाई देने लगीं और वह फिर से जगमगा उठा। सुभूति चौथे चरण का एक दैवीय देवता था। वह स्वाभाविक रूप से भांप गया था कि अभी क्या हुआ था और उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। यह आशा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया कि उसकी इंद्रियां उसे सच बता रही हैं। वह हृदय दीपक, वह जलता ही रहा जैसे अनगिनत युगों से जलता रहा था, मानो वह कभी मंद ही न हुआ हो। लेकिन सुभूति पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हृदय दीपक बुझ भी सकता है, फिर जल भी सकता है। एक बार सच्ची आत्मा नष्ट हो जाने पर हृदय दीपक उसे महसूस नहीं कर पाएगा और फिर बुझ जाएगा। हालांकि अब वह फिर से प्रज्वलित हो गया था। इसका मतलब था कि सच्ची आत्मा फिर से सामान्य हो गई थी। लेकिन ये कैसे संभव था? सुभूति, क्या तुम्हारा हृदय दीपक अचानक फिर से जल उठा? नुवा ने मन ही मन पूछा। वह खुशी के साथ साथ अविश्वास की भी स्थिति में थी। ये जल रहा है, जल रहा है। सुभूति ने उन्मत्त होकर संदेश भेजा। एज्योर फ्लावर एस्टेट के अंदर दूसरे हॉल में गड़गड़ाहट, प्रकाश के अनगिनत कण एक साथ इकट्ठा होने लगे और एक मानव आकृति बनाने लगे। अपनी सच्ची आत्मा के विनाश के क्षण में निंग को आखिरकार एहसास हुआ कि सच्ची मृत्यु कैसी होती है। उसकी सच्ची आत्मा के सारे टुकड़े पूरी तरह बिखर गए थे और उनकी सारी एकता खत्म हो गई थी। उसे खालीपन के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, मानो वह एक ऐसी दुनिया में भटक रहा हो जिसमें न समय है, न स्थान, न रंग। अतीत में उसने जिन विभिन्न अनंत शून्य तकनीकों का सिद्धांत गढ़ा था, वे निंग की सच्ची आत्मा को प्रधान तत्वों की पुकार का विरोध करने की अनुमति नहीं दे पाईं। लेकिन फिर भी उन्होंने निंग की चेतना को नाटकीय रूप से मजबूत कर दिया था। हालांकि उसकी सच्ची आत्मा टूट गई, फिर भी उसने तुरंत अपनी सारी चेतना नहीं खोई, जैसा कि एक सामान्य डाउनलोड खो देता है। इसके बजाय उसकी चेतना अत्यंत क्षीण और सुस्त अवस्था में प्रवेश कर गई। वह न तो स्थान का बोध कर पा रहा था और न ही समय का। उसे केवल पूर्ण और नितांत शून्यता का बोध हो रहा था। यही तो शून्यता का वास्तविक स्वरूप है। अचानक निंग की सुस्त चेतना सत्य के प्रति जागृत हो गई। इसी क्षण उसे सचमुच समझ में आ गया कि शून्यता का क्या अर्थ है, शून्यता का वास्तविक अर्थ क्या है। अब जाकर वह समझ पाया कि अपनी चेतना को शून्यता के हवाले कैसे किया जाए और उसकी अनंत शून्यता तकनीक तुरंत अपने आप रूपांतरित हो गई। उसी समय निंग की क्षीण चेतना ने तुरंत उसके असंख्य बिखरते हुए सच्चे आत्मिक अंशों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह अनंत शून्यता तकनीक के सिद्धांतों का पालन करता रहा, उसकी चेतना अचानक और अधिक शक्तिशाली होने लगी, अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचने लगी। शून्य, शाश्वत, एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति अचानक प्रकट हुई और उसने इतनी शक्तिशाली मानसिक चीख निकाली कि उसे सचमुच सुना जा सकता था। ये शक्ति से भरी एक पुकार थी, अदम्य संकल्प की पुकार। जब ये चीख कमरे में गूंजी तो दुखी सफेद बालों वाला बुजुर्ग और 6 तलवारबाज सभी आश्चर्य से देखते रह गए। उन्होंने देखा कि प्रकाश के अनगिनत कण जो हर तरफ उड़ रहे थे अचानक हवा में जम गए, जैसे किसी शक्तिशाली बल ने उन्हें अपनी ओर खींचकर एक दूसरे से जोड़ दिया हो। प्रकाश के अनगिनत कण जैसे ही आगे बढ़े, मानो जीवंत हो उठे और एक संपूर्ण आकृति बन गई। अब उनमें कोई सच्ची आत्मा नहीं थी जो उन्हें एक स्थापित ढांचे में बांधे रखती, लेकिन फिर भी वे किसी न किसी तरह एक दूसरे से बंधे रहे। विलय, कमरे में एक और चीख गूंजी। प्रकाश के वे जमे हुए अनगिनत कण तुरंत फिर से एक साथ इकट्ठा होने लगे। वे जल्दी ही प्रकाश के एक मानवाकार कण में बदल गए और वह प्रकाश का कण जल्दी ही क्रिस्टलीकृत हो गया। एक बार फिर सफेद वस्त्र पहने निंग कमरे में प्रकट हुआ। उसने अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देखा, फिर धीरे से अपने बगल वाली मेज को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। मेज के ठंडे चिकने स्पर्श ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। सफेद बालों वाला बुजुर्ग और 6 तलवार आत्माएं सभी बेहद उत्साहित थे।
उसकी सच्ची आत्मा अब शाश्वत थी, जिसका मतलब था कि डाउ लॉर्ड डार्कनॉर्थ अब सम्राट डार्कनॉर्थ बनने वाला था। पुस्तक 43 अध्याय 11 सम्राट डार्कनॉर्थ। तुम्हारे चेहरों पर ये मूर्खतापूर्ण भाव क्यों हैं? जी निंग ने 6 तलवार आत्माओं और सफेद बालों वाले बुजुर्ग की ओर देखा। आओ पीते हैं। निंग को अभी बाहरी दुनिया से जुड़ने की कोई जल्दी नहीं थी। वह कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहता था। ठीक है, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने उत्साहित होकर कहा। वाह, 6 तलवार आत्माएं भी काफी उत्साहित थीं। अपने अपने स्तर पर सभी खजाने आत्माओं में दृष्टि, गंध और स्वाद की तीव्र इंद्रियां थीं। शक्तिशाली खजानों का मानव रूप धारण करके नश्वर संसार में रहना आम बात थी। सबके लिए जल्दी से शराब परोसी गई। निंग की मुस्कान और भी गहरी हो गई जब उसने अपना शराब का प्याला उठाया और उसे सूंघा, जिससे शराब की मनमोहक खुशबू उसकी रूह में समा गई। उसने अपने प्याले में क्रिस्टलीय तरल पदार्थ पर नजर डाली, फिर धीरे से बुदबुदाया। जिंदा रहना अद्भुत लगता है। वह बहुत शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह बेहद उत्साहित था। वह सफल हो गया था। वह वास्तव में अपने सामने आई सबसे बड़ी मुसीबत पर विजय पाने में सफल रहा था। हालांकि वह दूसरों के सामने काफी शांत स्वभाव का था, लेकिन वह जानता था कि ट्रू सोल एवरलास्टिंग तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित करने की उसकी संभावना कितनी कम थी। उसने खुद को मानसिक रूप से मृत्यु के लिए तैयार कर लिया था। यही वजह थी कि वह अपने कई पुराने दोस्तों और यहाँ तक कि नाइन लोड्स से भी मिलने गया था। वह अपने मन को सभी विकर्षणों से मुक्त करना चाहता था और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। अब जब मैंने ट्रू सोल एवरलास्टिंग तकनीक सीख ली है तो मैं दांवमच पर बार बार प्रयास कर सकता हूँ। निंग मुस्कुराया। हालांकि मुझे व्यक्तिगत रूप से इसकी जरूरत नहीं है। मैं दांवमज में आसानी से सफल हो सकता हूँ और सम्राट बन सकता हूँ। एक अनंत ओमेगा दाव वाला सम्राट। मैं जब चाहूँ इस स्तर तक पहुँच सकता हूँ। अब सिथे से निपटना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अपने अनंत ओमेगा दाव की बदौलत वह हमेशा बेहद ताकतवर रहा था, लेकिन उसने कभी भी सचमुच हमलों की जबरदस्त बौछार करने की हिम्मत नहीं की थी। ऑटोक मोग और दूसरे ऑटोक पल भर में हजारों हमले कर सकते थे, जिससे वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर कब्जा कर उसे कुचल सकते थे। बस एक जगह थी जो उन्हें थोड़ी घबराहट देती थी, वह थी सिथिलैंड्स का केंद्र। लेकिन उस जगह पर मुहर लगाने में अपनी भरपूर ऊर्जा लगाकर वे उस पर काबू पा लेते थे। खतरनाक है ना? फिर मैं तुम्हें अंदर बंद कर दूंगा और तुम्हारा बाहर निकलना नामुमकिन कर दूंगा। बस वहीं सड़ते रहो। अवतार अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थे। बस एक ही समस्या थी कि उनकी संख्या पर्याप्त नहीं थी। अगर उनके पास दर्जनों अवतार होते तो सिथे बहुत पहले ही हार गए होते। एक बार मैं ओमेगा ऑटोक बन जाऊं तो मैं उसे वापस जिंदा कर पाऊंगा। निंग ने अपना वाइन का प्याला उठाया, उसकी नजरें कहीं और थीं। उसे अब भी पूरी तरह से याद था कि उन्होंने साथ में कितना आनंद लिया था। यूएई को वापस जिंदा करने का मौका मिलना उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। वह जानता था कि ओमेगा ऑटोक बनना वाकई बेहद मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम उसके रास्ते में कोई ऐसी घातक बाधा तो नहीं आएगी जो उसे पटरी से उतार दे। अगर उसे पर्याप्त समय दिया जाता और वह धीरे धीरे अपने अनुभवों को बढ़ाता रहा तो थोड़ी किस्मत के साथ उसे देर सवेर अचानक एक बोध होगा और वह सफलता हासिल कर लेगा। मैं जितना भी इंतजार करना पड़े करने को तैयार हूँ। अगर हम फिर से मिल पाएं तो सब कुछ सार्थक होगा। निंग उनके पुनर्मिलन के बारे में खुशी से कल्पना करने लगा। उसे इतनी खुशी हुए बहुत समय हो गया था। अचानक बीप। अरे, निंग को कुछ हुआ महसूस हुआ। उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके अंदर एक गहरे लाल रंग का ज़ेड ताबीज निकला। ये ऑटोक का संदेश ताबीज था। वह इसके जरिए बाकी 6 लोगों का स्थान भांप पा रहा था और उनकी आभा भी भांप पा रहा था। डार्कनॉर्थ, अभी अभी हमें लगा कि तुम्हारे ताबीज की आभा अचानक चली गई है, लेकिन अब आभा वापस आ गई है। क्या तुमने ट्रू सोल एवरलास्टिंग तकनीक विकसित कर ली है? ऑटोक टाइटेनोस ने पूछा। उन सभी 6 लोगों ने सोचा था कि निंग मर चुका है, लेकिन अब निंग के ताबीज की आभा अचानक वापस आ गई थी। इससे वे स्तब्ध रह गए। ये याद रखना जरूरी है कि ऐसे ताबीज बहुत कम बनाए गए थे। ये केवल ऑटोक्स के पास ही थे। निंग के अलावा कोई भी उसे दिए गए ताबीज को बांध नहीं सकता था। यानी अगर उस ताबीज में निंग की आभा थी तो इसका एकमात्र कारण यही था कि निंग ने ही ट्रू सोल एवरलास्टिंग तकनीक बनाई होगी। लेकिन उन्हें पूछना ही था, बस सुनिश्चित करने के लिए। मैं सफल रहा, निंग ने उत्तर दिया। आहा, डार्कनॉर्थ, मुझे पता था कि तुम सफल होगे। ऑटोक एकोंग ने उत्साह से कहा। डार्कनॉर्थ, आज से तुम्हें हम 6 लोगों के साथ मिलकर सभी साधक सभ्यताओं और साथ ही अराजकता ब्रह्मांड की देखरेख और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठानी होगी। ऑटोक बोलिन काफी शांत थे, लेकिन उनके शब्द और उनका आशय स्पष्ट थे। अब चूंकि निंग को अपनी सच्ची आत्मा खोने का खतरा नहीं था, इसलिए उसकी शक्ति पर अब कोई सीमा नहीं होगी। सभी उद्देश्यों और अर्थों के लिए वह अब ऑटोकों का सच्चा साथी था। बधाई हो डार्कनॉर्थ, हमारी सभ्यता ने आखिरकार एक ओमेगा दाव सम्राट को जन्म दिया है। जानते हो, मैं इस बारे में काफी समय से सोच रहा था। पहले सबसे शक्तिशाली सम्राटों को हमेशा हेगेमॉन कहा जाता था, लेकिन तुम एक ओमेगा दाव के जरिए सम्राट बने। हम तुम्हें क्या उपाधि दें? ऑटोक स्काईफीडर ने सहज भाव से चिढ़ाते हुए कहा। वह भी बहुत अच्छे मूड में थी। निंग के अचानक सत्ता में आने से पहले वह ऑटोक अवेकना के रास्ते पर चलने और कैओसवर्स के क्विंटेसेंस पर कब्जा करने की योजना बना रही थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके मौके बहुत कम हैं और इस कोशिश में उसका नाश होना लगभग तय है। अब उसे ये जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि हमें उसे ऑटोक डार्कनॉर्थ कहना चाहिए।
ऑटोक एकोंग ने तुरंत कहा। लेकिन वह तो सिर्फ एक सम्राट है। अगर हम उसे अभी ऑटोक डाकनॉर्थ कहते हैं तो जब वह सचमुच ऑटोक बन जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑटोक स्टोनरुल ने मजाक किया। अच्छा, तब तक तो वह अराजकता का स्वामी बन चुका होगा। ऑटोक एकोंग जोर से हंसा। अरे डाकनॉर्थ, जल्दी करो, तुम इस कैओसवर्स में अब तक देखे गए अनंत ओमेगा दाव के पहले रचयिता हो और तुम ही ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक बनाने वाले भी पहले व्यक्ति थे। अगर तुम कैओसवर्स को बांधने वाले बन गए तो हम में से बाकी लोग तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। लेकिन अगर कोई और बन गया तो क्या होगा? भविष्य में कई जूनियर होंगे जो ओमेगा दाव के मार्ग पर चलने में तुम्हारे अनुभवों का उपयोग करेंगे। अगर उनमें से कोई तुमसे पहले ओमेगा ऑटोक बन गया और फिर हमारे कैओसवर्स पर नियंत्रण कर लिया तो हम नाराज हो जाएंगे और तुम शर्मिंदा हो जाओगे। लेकिन जाहिर है तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। निंग एक पल के लिए अवाक रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा। तानाशाह उस पर संदेशों की बौछार कर रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। शीर्षक वास्तव में मायने नहीं रखता। हमें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार निंग जवाब देने में कामयाब हो पाया। और मुझे लगता है कि अभी के लिए इसे राज ही रखना बेहतर होगा। इस तरह हम सिथे को सही समय पर एक बुरा अप्रत्याशित झटका दे सकते हैं। सही, मैं सहमत हूँ। चलो इसे अभी राज ही रहने देते हैं। ऑटोक टाइटेनोस और बाकी सभी इस प्रस्ताव से सहमत थे। तो इसका मतलब है कि तुम्हें अभी छिपकर रहना होगा डाकनॉर्थ। उफ, तुमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, फिर भी तुम्हें इसके बारे में इतना चुप रहना होगा। इसमें कोई मजा नहीं है। ऑटोक एकोंग बुदबुदाया। मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे छिपकर रहना होगा। ब्रह्म की कला में मेरी महारत को देखते हुए सिथे एकसठ मुझे पहचान नहीं पाएंगे, भले ही मैं उनके सामने खड़ा हूँ। निंग ने कहा। बाद में मैं क्विंटसेस से मिलूंगा। चलो फिर थोड़ी बातें करते हैं। ठीक है, चलो स्काईफीडर के घर पर मिलते हैं। आप सभी से स्काईफीडर में मिलूंगा। छह ऑटोक बहुत अच्छे मूड में थे। उनकी सभ्यता को अभी अभी एक और रक्षक मिला था जो उनके साथ बराबरी से लड़ सकता था। इसका मतलब था कि उनकी पूरी कैओसवर्स की शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी और निंग एक दिन ओमेगा ऑटोक बन सकता था। थोड़ी देर बाद निंग ने दावमच प्रक्रिया फिर से शुरू की। इस बार चीजें बिल्कुल अलग थीं। निंग को कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। वह बस अपनी मेज पर बैठकर दावमच प्रक्रिया शुरू करते हुए वाइन पी रहा था। उसका शरीर, जिंदन का अराजकता क्षेत्र और उसके अंदर का दाव वृक्ष सब कुछ एकदम सही था। एक बार फिर अनंत काल का फूल खिलने लगा। अनंत काल का फूल, दावमच की आभा बाहर की ओर फैलने लगी। लेकिन एजोर फ्लावर एस्टेट की रक्षा करने वाली मोहरें इसे पूरी तरह से ढकने और इसे नियंत्रित रखने में सक्षम थीं। घना ऊंचा दाव वृक्ष 540,000 मीटर ऊंचा था। इसने एक चमकदार सुंदर पुष्पकली को जन्म दिया जो तलवारों के अनगिनत चमकते भ्रमों से बनी ओस की बूंदों से चमक रही थी। यह एक अनंत पुष्प था जो शाश्वत ओमेगा तलवार दाव से उत्पन्न हुआ था। एक ऐसा पुष्प जो सामान्य सम्राटों और आधिपत्यवादियों द्वारा उत्पन्न किए जा सकने वाले पुष्पों से कहीं अधिक सुंदर था। गड़गड़ाहट। अराजकता की दुनिया के प्रमुख तत्व निंग पर उतर आए, खुशी और आनंद में फुसफुसाते हुए। निंग उनकी खुशी को महसूस कर सकता था जो पिछली बार जब वे उस पर उतरे थे तब उन्हें जो दुख हुआ था उसके बिल्कुल विपरीत था। लगता है अगर मुझे अपने हृदय लोक में कोई सफलता हासिल करनी है तो मुझे क्विंटसेस जाना ही होगा, निंग ने सोचा। उसकी अमर ऊर्जा आसानी से डाउलॉर्ड स्तर की ऊर्जा से सम्राट स्तर की ऊर्जा में विकसित हो सकती थी क्योंकि आवश्यक ऊर्जा की मात्रा एजोर फ्लावर एस्टेट द्वारा प्रदान की जा सकती थी। हालांकि निंग की अमर ऊर्जा सामान्य हेगेमॉन की तुलना में कहीं अधिक शुद्ध थी। ये ऑटोक्स के स्तर की थी। हालांकि उसका हृदय लोक एक अलग मामला होगा। हार्टफोर्स में उसकी अगली सफलता का नतीजा ये होगा कि उसका हार्टवेल्थ अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी हो जाएगा। इसके अलावा यह एक बार फिर फैलकर एक पूरे रियलमर्स के आकार का हो जाएगा। एक रियलमर्स आकार का अर्थ वास्तविक हार्टवेल्थ। ऐसी चीज बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। अगर निंग बस यहीं एजोर फ्लावर एस्टेट में बैठकर आसपास के क्षेत्र से पर्याप्त ऊर्जा खींचने की कोशिश करे तो शायद इसका नतीजा इतना बड़ा विनाश होगा कि तीनों लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा। दरअसल पूरा फ्लेम ड्रैगन रियलमर्स हिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उसके पास अपनी सफलता को छिपाने का कोई रास्ता नहीं होगा। उसके पास एकमात्र विकल्प था क्विंटसेस में जाना, जहां ऊर्जा इतनी प्रचुर थी कि लगभग असीम थी। तभी निंग आसानी से अपना हृदय लोक बना पाएगा। तो सम्राट होने का एहसास कैसा होता है? निंग की ईश्वर बोध भी विकसित हो गई थी और उसमें अनंत काल की झलक आ गई थी। उसकी ईश्वर बोध अब एक तानाशाह की तरह स्थिर और दूरगामी हो गई थी। फुफ। निंग की ईश्वरीय शक्ति चुपचाप और बिना आवाज के फैल गई, आसानी से एजोर फ्लावर एस्टेट के पार पहुंच गई और लगभग तुरंत ही अंतरिक्ष और समय के माध्यम से पूरे फ्लेम ड्रैगन रियलमर्स को कवर करने के लिए पहुंच गई। अब वह सिर्फ एक विचार से पूरे लोक ब्रह्मांड पर नजर रख सकता था। ब्राइट शो साम्राज्य, दाव गठबंधन, वास्तेवन महल, तीनों लोक, सब कुछ निंग की चौकस निगाहों में था। निंग अपने दोस्तों, परिवार और शिष्यों से भी मिल सका। पुस्तक 43, अध्याय 12, पुनर्मिलन। जी निंग की ईश्वरीय शक्ति सर्वव्यापी और सर्वव्यापी थी। फ्लेम ड्रैगन जगत में धूल का एक एक कण निंग की नजरों में साफ दिखाई देता था। उससे कुछ भी बच नहीं सकता था। सिथे ने हार मान ली। निंग पूरे फ्लेम ड्रैगन रियलमर्स के सभी सम्राटों और डाउलॉर्ड्स को तुरंत स्कैन कर पाया। वहां केवल वही लोग मौजूद थे जिन्हें वह जानता था। निंग को चिंता थी कि सिथे अपनी तकनीकों का इस्तेमाल करके खुद को उन लोगों के रूप में प्रदर्शन कर लेंगे जिन्हें वह जानता था, इसलिए उसने सुरक्षा के लिए कर्म के जरिए दोबारा जांच की।
ऐसा लगता है कि ऑटोक्स स्टोनरुल ने उनके सभी जासूसों को पकड़वाकर उन्हें डरा दिया था। निंग मुस्कुराया। वास्तव में यही हुआ था। जब ऑटोक्स स्टोनरुल स्वयं फ्लेम ड्रैगन रीलवर्स पर नजर रख रहा था तो कोई भी जासूस कैसे बच सकता था। सिथे ने जितने जासूस भेजे, ऑटोक ने उतने ही जासूसों को पकड़ लिया। डाउलॉर्ड्स उसे भ्रमित तो कर सकते थे, लेकिन वे इतने कमजोर थे कि वे कोई भी महत्वपूर्ण बात पता नहीं लगा पाते। इसलिए सिथे नेता अयर ने हार मानकर अपनी दूसरी योजनाएं बनाने का फैसला किया। मास्टर नुवा, निंग ने एक साथ ईश्वरीय ज्ञान से अपने गुरु और नुवा दोनों तक पहुंचकर मदद की। शिष्य सुभूति बहुत प्रसन्न हुआ। डार्कनॉर्थ, नुवा ने आखिरकार राहत की सांस ली जब उसने निंग की आवाज सुनी। मैंने ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक विकसित कर ली है और दाऊमज में सफल हो गया हूँ। अब मैं सम्राट हूँ। निंग ने संदेश भेजा। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। मेरी चिंता मत करो। सच्ची आत्मा शाश्वत। सम्राट, अच्छा अच्छा अच्छा। सुभूति अवर्णनीय रूप से उत्साहित था। उसका शिष्य अब एक ओमेगा सम्राट था। आखिरकार अब मैं थोड़ा आराम कर सकता हूँ, नुवा ने हंसते हुए कहा। मैं सालों से इस बात से चिंतित था कि सिथे आ सकता है, इसलिए मैंने बिना आराम किए सतर्क निगरानी रखी। अब जब तुम आगे बढ़ गए हो डार्कनॉर्थ, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि सिथे तुम्हारी जानकारी के बिना त्रिलोक के आसपास भी पहुंच पाएगा। निंग समझ गया कि जब उसने अपने मालिक और नुवा को संदेश भेजा तो वे कितने उत्साहित थे। सिर्फ वे ही नहीं, निंग खुद भी बहुत खुश था। अवतार को फिर से बनाने का समय आ गया है। निंग अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब चूंकि वह सम्राट था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपने अवतारों को फिर से बनाना ही था। उसके वर्तमान स्तर पर ब्रह्मांड स्तरीय खजाने बनाना भी आसान होगा। ये याद रखना चाहिए कि कैओसवज में बिखरे हुए ब्रह्मांड के ढेरों खजानों में से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही वास्तविक हेजेमोन्स द्वारा बनाया गया था, और वह भी ज्यादातर भाग्य से। अधिकांश खजानों का निर्माण ऑटोक्स द्वारा किया गया था। आखिरकार ऑटोक्स पूरे अन्यवर्स का निर्माण करने में सक्षम थे। उन्हें बस अपने दास की थोड़ी सी भी मात्रा के साथ एक हथियार डालना था और एक नया ब्रह्मांड खजाना पैदा हो जाता। निंग की सच्ची आत्मा क्षीण हो रही थी, इसलिए उसने अपनी अमर ऊर्जा को अपने लिए नए खजाने बनाने में खर्च करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अब ब्रह्मांड का खजाना बनाना अपने आप में सरल था। वह ऐसे नए हथियार बना सकता था जो शक्ति में उत्तरी धनुष तलवारों के करीब हों, और फिर उन्हें अनंत ओमेगा तलवार दाव से भी भर सकता था। हालांकि उत्तरी धनुष तलवारें अब भी ज्यादा शक्तिशाली होती क्योंकि वे निंग के मूल जीवन रख हथियार थे। उसने उन्हें कई वर्षों तक पोषित किया था और वे उसके साथ साथ विकसित हुई थीं। निस्संदेह उनमें निंग के साथ एक उच्च स्तर का संबंध था। नए बनाए गए हथियारों में अनंत ओमेगा स्वॉर्ड दाव तो हो सकता है, लेकिन उनमें आत्मीयता का स्तर उतना ऊंचा नहीं होगा। इसलिए वे शक्ति में नॉर्थवो तलवारों के करीब ही होंगे, लेकिन फिर भी वे ब्रह्मांड के अन्य खजानों से कहीं आगे निकल जाएंगे। उनके साथ निंग के अवतार में निंग की लगभग 80% शक्ति होगी। यह एक और ऑटोक श्रेणी के योद्धा का प्रतिनिधित्व करता है। फुफ धमाका। निंग की जागीर में निंग ने अपना अवतार बनाने के लिए एक विशाल संरचना तैयार की थी और उसने इस संरचना को बनाने में ढेर सारे संसाधन लगाए थे। हवा उस संरचना में गर्जना कर रही थी और बार बार एक विशाल शिलाखंड पर बिजली गिर रही थी। शिलाखंड का बायां हिस्सा उबलते लाल लावा से ढका था, जबकि दायां हिस्सा बर्फीले नीले तरल से ढका था। एक तरफ गर्म, एक तरफ ठंडा। निंग अपने अवतार को गढ़ने के लिए तत्वों के संयोजन का उपयोग कर रहा था। निंग के वर्तमान स्तर पर खजाने सर्वव्यापी और अर्थहीन थे। कमजोर सम्राट और यहाँ तक कि हेगेमोन भी आमतौर पर एक कमजोर लेकिन दोषरहित अवतार से शुरुआत करते थे, फिर समय के साथ उसे धीरे धीरे पोषित और सशक्त बनाते थे। हालांकि निंग ने सबसे बेहतरीन सामग्रियों का इस्तेमाल करके शुरुआत करने का फैसला किया। इस तरह अवतार तेजी से विकसित होता। पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। वह शिलाखंड अब बिल्कुल गोल और अर्ध पारदर्शी हो गया था और उसके अंदर एक मानव आकृति बैठी दिखाई दे रही थी। बाहर आओ, सफेद वस्त्र पहने निंग ने चट्टान के पास से चिल्लाकर कहा। धमाका। गोल चट्टान फट गई और उसके पीछे निंग जैसा दिखने वाला एक युवक उसमें से बाहर निकला। कुछ ही क्षणों बाद उस युवक के शरीर पर सुनहरे वस्त्रों की एक परत बन गई। नमस्कार, असली निंग। सुनहरे वस्त्र पहने निंग ने सिर झुकाया। नमस्कार, अवतार निंग। सफेद वस्त्रधारी निंग भी हंसा। दोनों का मन और चेतना एक जैसी थी। निंग बस खुद से बातें करके खेल रहा था। फुफ। दोनों एक साथ उस एस्टेट दुनिया से निकलकर एज्योर फ्लावर एस्टेट के निजी कमरे में लौट आए। जब एस्टेट की सफेद बालों वाली आत्मा ने उन्हें आते देखा तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि उनमें से एक अवतार था। ऑटोक्स काइफिडर से मिलने जाने का समय हो गया है। निंग ने एक पल सोचा, फिर सफेद बालों वाले बुजुर्ग की ओर देखा। मैं एज्योर फ्लावर एस्टेट को अपने साथ ले जाने की योजना बना रहा हूँ। कोई आपत्ति है सम्राट? चूंकि आप ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक बनाने में सक्षम थे, मुझे यकीन है कि आप आसानी से 10वीं कैओस सील भी बना पाएंगे। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा। मेरे स्वामी ने ये संपत्ति इसलिए बनवाई थी क्योंकि वह एक बेहद प्रतिभाशाली उत्तराधिकारी पैदा करना चाहते थे, लेकिन आप सम्राट मेरे स्वामी की उम्मीदों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली हैं। आप इस एज्योर फ्लावर एस्टेट के साथ जो चाहें कर सकते हैं। निंग ने सिर हिलाया। सम्राट, एज्योर फ्लावर एस्टेट के हेजमन और सम्राट अनगिनत युगों से यहाँ फंसे हुए हैं। हो सकता है कि उन्होंने अतीत में कुछ गलतियां की हों, लेकिन मुझे लगता है कि अब उन्हें रिहा करने का समय आ गया है, सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने कहा।
ऑटो अवेकनर ने बहुत पहले वादा किया था कि जब ये संपत्ति आखिरकार उस शक्तिशाली उत्तराधिकारी को जन्म देगी जिसकी उसे उम्मीद थी, तो बंधे हुए हेगेमन्स और सम्राटों को रिहा कर दिया जाएगा। वे अनगिनत शपथों और मंत्रों के जाल में फंसे हुए थे जो उन्हें गोलेम जैसे अस्तित्व में रहने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया उलटने योग्य थी, जो सिथे द्वारा अपने दुश्मनों को वश में करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया से बिल्कुल अलग थी। आसानी से हो गया। निंग ने तुरंत अपनी इच्छाशक्ति का परिचय दिया और पूरे एज्योर फ्लावर एस्टेट को अपने नियंत्रण में ले लिया। फिर उसने अपनी इल्यूजन स्वॉर्ड दाव की शक्ति को कैद में बंद हेजेमोन्स और सम्राटों के दिमाग में भेज दिया, जिससे जी निंग से जुड़ी सारी यादें मिट गईं। हेगेमन्स और सम्राटों को होश आने के बाद उन्होंने केवल निंग की आवाज सुनी जो उनके मन में गूंज रही थी। तुरंत आजीवन शपथ लें कि एज्योर फ्लावर एस्टेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देंगे और आपको आपकी स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। हेगेमोन और सम्राट तुरंत उत्साहित हो गए। आजादी, उनकी अंतहीन कैद के दिन आखिरकार खत्म हो गए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के हेगेमोन और सम्राटों ने तुरंत जरूरी जीवन रक्त की शपथ ले ली। अब आप जा सकते हैं। निंग ने उन पर लगे सभी बंधनों को तोड़ दिया। फिर उन्हें अंतरिक्ष समय सुरंगों के माध्यम से अपने एज्योर फ्लावर एस्टेट से बाहर फेंक दिया और उन्हें 16 रियल्म वर्सेस एलायंस में बिखेर दिया। यहाँ आओ। निंग ने फिर पूरे एज्योर फ्लावर एस्टेट को अपने एक खजाने में समेट लिया। एज्योर फ्लावर एस्टेट की सबसे कीमती चीज ऑटोक का पत्थर का मंच था। निंग की शक्ति के स्तर पर भी उसे ऐसा ही मंच बनाने में बहुत लंबा समय और ढेर सारी कीमती सामग्री लग जाती। उसके पास ऐसी किसी चीज पर समय बर्बाद करने का समय नहीं था। हालांकि पत्थर का मंच पूरे एज्योर फ्लावर एस्टेट का केंद्र था। अगर वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि इसके अद्भुत प्रभाव सक्रिय रहें, तो उसे पूरी संपत्ति को अपने साथ ले जाना होगा। फुसफुसाहट। संपत्ति के गायब होने के बाद स्थानीय स्पेस टाइम सातत्य सामान्य हो गया। सफेद वस्त्रधारी निंग ने अपनी काली म्यान अपनी पीठ पर रखी। फिर अपनी स्पेस टाइम तलवार दाव का इस्तेमाल करके अराजकता के सार की ओर सीधी सुरंग खोद दी। अब वह पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से चल पा रहा था, यहाँ तक कि ऑटोक्स में भी वह गति के मामले में सबसे आगे था। अब 3 लोकों में वापस। सुनहरे वस्त्र पहने निंग 3 लोकों में लौट आया। यह अवतार शरीर पूरी तरह से निर्मित था। यह निंग की 50% शक्ति के साथ जन्मा था और समय के साथ इसमें काफी तेजी से सुधार होता गया। सार तत्व। प्रमुख तत्वों के विशाल सागर के भीतर एक लकड़ी की झोपड़ी में जो इस समुद्र में तैरती थी। साधक सभ्यताओं के साथ सबसे शक्तिशाली नेता 6 ऑटोक और जी निंग इस झोपड़ी में एकत्रित थे। बाकी 5 ऑटोक और निंग सभी स्वयं आए थे, जबकि ऑटोक मोग ने अपना अवतार भेजा था। आहा, मैं अभी बहुत अच्छे मूड में हूँ। हमारी सभ्यता को आखिरकार एक और ऑटोक क्लास का व्यक्ति मिल गया है। ऑटोक एकोंग जोर से हंसा। कहना ही होगा, ओमेगा डाओ वाकई कमाल के हैं। डार्कनॉर्थ टाइटेनोस ने मुझे बताया कि स्पेस टाइम पर तुम्हारी महारत मोग और स्काईफीडर के बाद दूसरे नंबर पर है, और ब्रह्म में तुम्हारी महारत स्टोनरूल के बाद दूसरे नंबर पर है। निंग ने कहा, मैंने बस स्पेस टाइम के दाव को अपनी तलवार के दाव में शामिल कर लिया है। वे इतने शक्तिशाली इसलिए हैं क्योंकि मेरा शाश्वत ओमेगा तलवार दाव उन्हें ऊर्जा दे रहा है। जैसे जैसे वह अपनी तलवार के दाव में और ज्यादा दाव का समावेश करता गया, निंग बेहद निपुण होता गया। उदाहरण के लिए, ऑटोक स्टोन रूल इल्यूशन दाव बट एसेंस का उस्ताद था। निंग का इल्यूशन स्वॉर्ड दाव स्वाभाविक रूप से उससे कमतर था, लेकिन दूसरे ऑटोकों की तकनीकों से बेहतर था। मोग और स्काईफीडर ने क्रमशः स्पेस दाव बट एसेंस और टाइम दाव बट एसेंस में महारत हासिल कर ली थी। स्पेस टाइम पर निंग की महारत उन दोनों के बाद दूसरे नंबर पर थी। वास्तविक युद्ध कौशल के बारे में, तलवार का दाव युद्ध के लिए बनाया गया एक दाव था। यहाँ तक कि ऑटोकों के बीच भी ये शक्ति के शिखर के करीब था। हम दोनों केवल एक पहलू में ही कुशल हैं। दूसरा दावबत प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। ऑटोक बोलिन ने आह भरी। मैंने जीवन और मृत्यु की प्रकृति पर विचार करते हुए अनगिनत वर्ष बिताए हैं, लेकिन इस संबंध में मुझे केवल मामूली सफलता ही मिली है। हालांकि आप कई अन्य दाव में अपनी महारत को और बेहतर बनाने में सक्षम हैं। मुझे सचमुच आपसे ईर्ष्या है, डार्कनॉर्थ, तुम बहुत कम समय से ही प्रशिक्षण ले रहे हो। मुझे लगता है कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें तुम अभी भी सुधार कर सकते हो, है ना? ऑटोक टाइटेनोस ने पूछा। निंग ने सिर हिलाया। कर्म का दाव, अंकगणित का दाव, संरचनाओं का दाव। उसने अभी तक इनमें से किसी को भी अपने तलवार के दाव में शामिल नहीं किया था। इसमें वाकई सुधार की बहुत गुंजाइश थी। मैं अपनी स्थिति सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। इसकी एक वजह ये थी कि मैं अगले 10,000 अराजकता चक्रों तक सो एक्सटेम्पोरल एक्सेलरेशन के तहत प्रशिक्षण जारी रखना चाहता था। इसका मतलब है कि प्रशिक्षण समय के 1000 अराजकता चक्र, और इस दौरान मैं काफी सुधार कर पाऊंगा। इससे मैं सिथे से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में रहूंगा। निंग ने कहा। 100 गुना टेम्पोरल एक्सेलरेशन, ये तो बहुत धीमा है। स्काईफीडर। ऑटोक टाइटेनोस ने ऑटोक स्काईफीडर की तरफ देखा। हमें डार्कनॉर्थ की मदद के लिए आपसे पूछना होगा। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 1000 गुना टेम्पोरल एक्सेलरेशन दे सकता हूँ, ऑटोक स्काईफीडर ने कहा। निंग ये सुनकर हैरान और खुश हुआ। वह शक्ति के ऑटोक स्तर पर पहुंच गया था। उसके लिए समय को तेज करना बेहद मुश्किल था। निंग खुद अपनी शक्ति की खपत को स्थिर रखते हुए 100 गुना की गति बनाए रखने में सक्षम था। 1000 गुना, ये तो बहुत मुश्किल होगा। हम इसे यहाँ क्विंटेसेंस में करेंगे, जहाँ ऊर्जा भंडार असीमित हैं। इसमें मुझे अपनी आधी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन मैं आपके लिए 1000 गुना अस्थायी त्वरण की दर बनाए रख पाऊंगा।
ऑटोक स्काईफीडर ने निंग की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। हम में से बाकी लोग बहुत पहले ही अपनी सीमा पार कर चुके हैं। हमारे लिए और मजबूत होने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आपकी कहानी अलग है। अगर आप सुधार कर सकते हैं तो आपको जल्द से जल्द ऐसा करना होगा। हम में से कोई भी निश्चित नहीं है कि सिथे कब अंतिम युद्ध शुरू करेगा। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। अगर उसे 1000 गुना टेम्पोरल एक्सिलरेशन दिया जाए तो उसके पास अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए काफी समय होगा। पुस्तक 43, अध्याय 13, एक नए प्रकार की ऊर्जा। गड़गड़ाहट। यहाँ आदि तत्वों की अद्भुत ऊर्जा विशाल, परस्पर जुड़ी हुई झीलों में एकत्रित थी। एक झील बिजली के आदि तत्व से भरी थी, एक झील विनाश के आदि तत्व से भरी थी। ये सभी अलग अलग झीलें अलग अलग आदि तत्वों का प्रतिनिधित्व करती थीं, और मिलकर उन्होंने विशाल समुद्र का निर्माण किया। यहाँ की शक्ति सचमुच असीम थी। बीच में एक श्वेत वस्त्रधारी युवक खड़ा था, जिसके चारों ओर जल के मूल सार से भरी झील थी। असीम ऊर्जा उसकी ओर प्रवाहित हो रही थी और बारी बारी से उसमें समाहित हो रही थी। स्टोनरोल, डार्कनॉर्थ का हृदयलोक शायद तुम्हारे हृदयलोक के बराबर ही है। ऑटोक एकोंग हंसा। 6 ऑटोक एक दूसरे के बगल में खड़े होकर दूर से देख रहे थे। उसका हृदयलोक अनंत ओमेगा स्वॉर्ड दाव को केंद्र में रखकर बनाया गया था। बेशक यह मेरे हृदयलोक के बराबर ही है, ऑटोक स्टोनरोल ने कहा। वह उन 6 लोगों में से अकेला था जिसका हृदयलोक ऑटोक श्रेणी का था। मैं वास्तव में आप लोगों से ईर्ष्या करता हूँ, ऑटोक टाइटेनोस ने आह भरी। तुम मुझसे ईर्ष्या? मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ। ऑटोक स्टोनरोल मुस्कुराया। टाइटेनोस, कम से कम तुम एक बार हार्टफोर्स सम्राट तो थे। हम में से बाकी लोग अपने हार्टवेल्ट को पूरी तरह से स्थिर नहीं कर पाए, ऑटोक स्काईफीडर ने कहा। और तुम शक्तिशाली कर्मा डाउबथ एसेंस को नियंत्रित करते हो। शक्ति के मामले में तुम हम 6 में सबसे शक्तिशाली हो। तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि तुम हमसे ईर्ष्या करते हो? मुझे दुख हुआ है। जल्दी करो और मुआवजे के तौर पर अपना सबसे अच्छा खाना और शराब निकालो। ऑटोक टाइटेनोस ने उसकी आंखें फाड़ कर देखा। क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे अपना संग्रह बनाने में बहुत समय लगा। इसे छूने के बारे में सोचना भी मत। हृदय बल साधकों को अपनी सफलताओं के लिए एक अलग मार्ग अपनाना पड़ता था। जो लोग अन्य दाव का अनुसरण करते थे वे अपनी दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा का पुनर्गठन करते थे, लेकिन हृदय बल साधक अपने हृदय लोकों का विस्तार करने पर निर्भर रहते थे। हृदय लोक जितना अधिक स्थिर होता उतना ही बड़ा बन सकता था और हृदय बल साधक उतना ही अधिक शक्तिशाली होता था। एक बार जब पूरा हार्टवेल्ट इतना बड़ा और स्थिर हो गया कि वह शाश्वत हो जाए तो हार्टफोर्स कल्टीवेटर सम्राट स्तर पर कदम रख सकेगा। यही कारण था कि लगभग सभी हार्टफोर्स सम्राट शक्ति के हिगेमोनिक स्तरों तक पहुंच चुके थे। किसी हार्टवेल्ट को इतना स्थिर करना कि वह शाश्वत हो जाए बेहद मुश्किल था। जो सफल हुए वे लगभग सभी हेगेमॉन थे, जिनमें से बहुत कम ही आर्कॉन स्तर की शक्ति पर थे। बेशक ऐसे कई लोग थे जिन्होंने हार्टफोर्स कल्टीवेटर के रूप में काम किया। बर्टोलू, वाइनसेज, निंग, इन सभी ने सामान्य साधकों और हार्टफोर्स कल्टीवेटर दोनों के रूप में प्रशिक्षण लिया। ये बात आमतौर पर सभी प्रतिभाशाली साधकों के लिए सच थी। शुरुआत में ऑटोक स्काईफीडर ने भी हार्टफोर्स कल्टीवेटर के रूप में प्रशिक्षण लिया था। हालांकि जब उसने दावमज पूरा किया और समय के दाव के माध्यम से आधिपत्य प्राप्त किया तो उसे पता चला कि उसका समय का दाव ऐसा दाव नहीं था जो एक स्थिर शाश्वत हार्टवेल्ट उत्पन्न कर सके। इस प्रकार उसे हार्टफोर्स का मार्ग छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और 108,000 अराजकता चक्रों के बाद उसके अस्थिर हार्टवेल्ट का स्वाभाविक अंत हो गया। जीवित ऑटोकों में ऑटोक टाइटेनोस सबसे शक्तिशाली था। वह कर्म के दाव के माध्यम से हेजेमनी तक पहुंचा था और उसका कर्म का दाव उसके हृदय लोक को शाश्वत बनाने में सक्षम था। दूसरे शब्दों में वह एक कर्म हेजेमोन और एक हृदय बल हेजेमोन दोनों था। दुर्भाग्य से जब उसने वह सफलता प्राप्त की जिससे वह ऑटोक बन सका तो उसका हृदय लोक उसके साथ साथ और विस्तार नहीं कर पाया। उसे भी हृदय बल का मार्ग त्यागना पड़ा क्योंकि उसने अपने कर्म के दाव को कर्म दाव जन्मसार में रूपांतरित होने दिया। ओमेगा दाव सचमुच सर्वश्रेष्ठ हैं, ऑटोक टाइटेनोस ने आह भरी। केवल ओमेगा दाव ही सच्चे आदर्श दाव माने जा सकते हैं। यहाँ तक कि उनके द्वारा निर्मित हृदय लोक भी सर्वश्रेष्ठ हैं। हाँ, केवल ओमेगा दाव ही वास्तव में पूर्ण हृदय लोक की अनुमति दे सकते हैं, ऑटोक स्टोनरोल ने कहा। उनके इल्यूशन दावबत एसेंस ने उनके हृदय लोक को ऑटोक स्तर तक पहुंचने की अनुमति दी, लेकिन फिर भी उनके हृदय लोक को पूर्ण नहीं माना जा सका। यही कारण था कि वे ऑटोक टाइटेनोस से थोड़े कमजोर रहे। अजूर फ्लावर एस्टेट के विशाल सागर में ऑटोक स्काईफीडर की लकड़ी की झोपड़ी के ठीक बगल में तैर रहा था। ऑटोक स्काईफीडर ने पूरे अजूर फ्लावर एस्टेट के लिए समय को 1000 गुना तेज रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जबकि निंग अंदर दूसरे हॉल में प्रशिक्षण ले रहा था। वह पहले ही अपनी हृदय दुनिया की सफलता पूरी कर चुका था। अब प्रशिक्षण की प्रक्रिया धीमी होगी। 3 लोगों में वापस। वाह, आखिरकार मेरा काम पूरा हो गया। सुनहरे वस्त्र पहने निंग ने अपने सामने रखी 6 सुनहरी तलवारों को देखा। उसके चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान थी। उसने इन तलवारों को बनाने में 50,000 साल से ज्यादा लगाए थे और उसने जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया था वे मूल उत्तरधनुष तलवारों को बनाने में इस्तेमाल की गई सामग्रियों से बेहतर थीं। उस समय निंग तुलनात्मक रूप से कमजोर था। उसके पास अब जितनी कीमती सामग्री थी वह उसे कैसे मिल सकती थी? उसके पास अब जो सामग्री थी वह उस समय उपलब्ध सामग्रियों से कहीं बेहतर थी। अगर निंग इतना पूर्णतावादी न होता तो वह इन 6 ब्रह्मांडीय हथियारों को सिर्फ 1000 साल में ही पूरा कर लेता। दुर्भाग्य से वे अनगिनत युगों से मेरे साथ उत्तरी धनुष तलवारों की तरह विकसित नहीं हो रहे हैं।
मैंने जितना हो सका किया है, लेकिन वे अभी भी उत्तरी धनुष तलवारों से थोड़े कमजोर हैं। सुनहरे वस्त्र पहने निंग मुस्कुराया। फिर भी वे सिथे को मारने के लिए काफी हैं। आज से तुम्हारा नाम होगा उत्तरी चंद्रमा तलवारें। स्विश स्विश स्विश। सभी 6 सुनहरी तलवारें निंग की पीठ पर रखी म्यान में उड़ गईं। अब वह सुनहरे वस्त्र पहने हुए था, उसकी पीठ पर सुनहरी तलवारें थीं और उसका शरीर इतनी कीमती सामग्रियों से बना था कि उसकी ताकत ब्रह्मांड के खजानों के बराबर थी। मेरे हृदयलोक का विस्तार करने का समय आ गया है। सुनहरे वस्त्र पहने निंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर 3 लोकों से प्रस्थान किया और फ्लेमेड्रैगन लोक के ठीक बाहर ग्रेट डार्क में पुनः प्रकट हुआ। हालांकि महाअंधकार 3 लोकों से काफी दूर था, फिर भी सुनहरे वस्त्र पहने निंग ने अपनी दिव्य शक्ति को पूरे फ्लेमेड्रैगन लोक में फैलाए रखा। सिथे का खतरा सर्वव्यापी था और निंग अपनी सतर्कता कम नहीं करना चाहता था। शुरू हो गया। सुनहरे वस्त्र पहने निंग ने भी अपने हृदयलोक का विस्तार करना शुरू कर दिया। यहाँ महाअंधकार में वह बिना किसी रोक टोक के एक अत्यंत विस्तृत क्षेत्र से बड़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने में सक्षम था। निंग ने महाअंधकार के इस हिस्से को पहले ही स्कैन कर लिया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यहाँ कोई जीवित प्राणी तो नहीं है। अवशोषण की इस दर से मुझे अपने हृदयलोक का विस्तार पूरा करने में लगभग 30 अरब वर्ष लगेंगे। सुनहरे वस्त्र पहने निंग अनंत महाअंधकार में बैठ गया और धीरे धीरे अभ्यास करने लगा, क्योंकि वह उसके भीतर से शक्ति अवशोषित कर रहा था। समय पानी की तरह बहता गया। पलक झपकते ही 120 से ज्यादा अराजकता के चक्र बीत गए। मैंने आखिरकार 10वीं कैओस सील पूरी कर ली है। सफेद वस्त्र पहने निंग के चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने पास खड़े सफेद बालों वाले बुजुर्ग की ओर देखा। ऑटो कवेकना शायद बहुत खुश होते अगर वह अभी भी जिंदा होते। आखिरकार गुरु की अंतिम इच्छा पूरी हो गई। सफेद बालों वाला बुजुर्ग बेहद उत्साहित था। चलो शुरू करते हैं। निंग ने तुरंत खुद पर ही उस उत्तम संपूर्ण तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया। पिछली नीला फूल तकनीक जो उसने इस्तेमाल की थी वह अधूरी और त्रुटिपूर्ण थी। ऑटो कवेकना ने वास्तव में अपने निजी संस्करण में उन त्रुटियों को ठीक कर लिया था, लेकिन सोने को कचरे से अलग करने के लिए जानबूझकर एक त्रुटिपूर्ण संस्करण जारी किया था। पुराने को बाहर करो, बस एक विचार के साथ निंग ने अपनी इच्छाशक्ति को चेतना के सागर में गहराई तक उतारा, जहां एक नीला फूल धीरे धीरे लहरा रहा था। जब निंग की इच्छाशक्ति उतरी तो फूल अचानक सड़ने और टूटने लगा। एक क्षण बाद चेतना के सागर में नीला फूल पूरी तरह से विलीन हो गया और नए के साथ निंग ने सच्ची, संपूर्ण और उत्तम तकनीक को फिर से लागू करना शुरू कर दिया। अब यह ऑटोक्स के लिए भी उपयुक्त थी। हालांकि निंग को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि यह ऑटोक्स स्तर की दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा को परिवर्तित कर सकती है या नहीं। फुफ, नीला बीज फूट पड़ा और उसमें से एक अंकुर फूट पड़ा। अंकुर बढ़ने लगा, जिसके परिणामस्वरूप चमकदार सुंदर पत्तियों की एक श्रृंखला उभर आए, जिनके बीच एक छोटी सी बंद कली दिखाई दी। कली धीरे धीरे बड़ी होती गई और ऐसा लग रहा था जैसे वह खिल रही हो, लेकिन अभी पूरी तरह खिलने के लिए तैयार नहीं थी। उस खूबसूरत नीले फूल से एक अवर्णनीय रहस्य का आभास फैल रहा था और वह पहले वाले से कई गुना ज्यादा चमकदार था। वह अनगिनत हरी पत्तियों से घिरा हुआ निंग के मन में धीरे धीरे झूम रहा था। यह एकदम सही नीला फूल तकनीक थी जो 10 अराजकता मोहरों से उत्पन्न हुई थी। दिव्य शक्ति, अमर ऊर्जा और हृदय शक्ति की लड़ियां सभी नीले फूल में प्रवाहित हो रही थीं, जो उन्हें आसानी से ग्रहण कर उन्हें एक नई ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता था। जैसे ही इस नई ऊर्जा का निर्माण हुआ, निंग को बेहद सुकून का एहसास हुआ। फुफ, निंग के नियंत्रण में इस नई ऊर्जा ने तेजी से उसके शरीर के हर इंच को भर दिया। क्रैक पॉप, निंग की मांसपेशियां, टेंडन और रक्त बदलने और रूपांतरित होने लगे। यह ऊर्जा का एक नया रूप था, एक संपूर्ण ऊर्जा रूप जो दिव्य शक्ति और अमर शक्ति से कहीं बढ़कर था। परिणामस्वरूप इसका उपयोग एक और भी संपूर्ण शरीर बनाने के लिए भी किया जा सकता था। इसका उपयोग निकट युद्ध के लिए किया जा सकता था, दूर से जादुई खजानों को नियंत्रित किया जा सकता था और यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इस नई ऊर्जा ने निंग के भौतिक शरीर को तुरंत नया रूप दे दिया। उसने अपनी अमर की को वापस अपने जिंदन अराजकता क्षेत्र में वापस ले लिया और उसकी नसों में केवल यही नई ऊर्जा प्रवाहित होती रही। यही वह नई ऊर्जा है जिसकी ऑटो कवेकना को उम्मीद थी। मैं इसे कहूंगा। निंग एक पल के लिए रुका, फिर मुस्कुराया। मन, उसने अपनी आंखें खोली। उसका पूरा शरीर स्वच्छ, तरोताजा और आरामदायक महसूस कर रहा था, क्योंकि मन उसके अंदर प्रवाहित हो रहा था। यह नई शक्ति, मन, सम्राट श्रेणी की दिव्य शक्ति या अमर की से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। जब वह अपने अनंत ओमेगा स्वॉर्ड दाव को अंजाम देने के लिए मन का इस्तेमाल करता तो उसके प्रहारों की शक्ति शायद 20 से 30% और बढ़ जाती। इसकी केवल इतनी ही वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि निंग के स्तर पर किसी के हमलों की शक्ति मुख्यतः दाव की अंतर्दृष्टि से निर्धारित होती थी। व्यक्तिगत शक्ति की भूमिका बहुत कम थी। मन द्वारा किसी ऑटोप की शक्ति में 30% की वृद्धि करना अविश्वसनीय था। मन, तो आखिरकार यह पूरा हो गया। सफेद बालों वाला बुजुर्ग बहुत उत्साहित था। गुरु इसे पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने इस नई ऊर्जा का कोई वास्तविक नाम भी नहीं सोचा। अब यह आखिरकार पूरा हो गया है। इस दिन से मन का जन्म हुआ। भविष्य में ये धीरे धीरे पूरे कैओस्फज में फैल जाएगा और दिव्य शक्ति और अमर की का स्थान ले लेगा, जो एक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की ऊर्जा होगी। 10 कैओस सील्स को पूरा करना काफी आसान था। अब निंग को अपने बाकी दास पर काम करने के लिए गहन ध्यान में जाना होगा। एकांत ध्यान में 360 अराजकता चक्रों के बाद निंग ने प्रकाश के दाव को अपनी तलवार दाव में मिला दिया और प्रकाश तलवार दाव का निर्माण किया।
एकांत ध्यान में 430 अराजकता चक्रों के बाद निंग ने डार्क स्वॉर्ड दाव में महारत हासिल की। एकांत ध्यान में 3200 अराजकता चक्रों के बाद निंग ने सीखा कि कैसे अपने डार्क स्वॉर्ड दाव को अपने लाइट स्वॉर्ड दाव के साथ मिलाकर एक नई तकनीक बनाई जाए, जिसे उन्होंने साइकिल स्वॉर्ड दाव नाम दिया। एकांत ध्यान में 11100 अराजकता चक्रों के बाद निंग ने संरचनाओं के दाव को अपनी तलवार दाव में मिला दिया और तलवार संरचना दाव का निर्माण किया। निंग एक के बाद एक दाव को अपनी तलवार के दाव में मिलाता रहा। अंततः 39 लाख अराजकता चक्रों के बाद निंग ने अपने कर्म के दाव को तलवार के दाव में सफलतापूर्वक समाहित कर लिया और कर्म तलवार दाव का निर्माण किया। इसे पूरा करने में निंग को सबसे अधिक समय लगा। पुस्तक 43 अध्याय 14 तूफान से पहले की शांति। जी निंग ने प्रशिक्षण जारी रखा और पलक झपकते ही लगभग 6 मिलियन अराजकता चक्र बीत गए। ऑटोप स्काईफीडर ने एज्योर फ्लावर एस्टेट के लिए लगातार 1000 गुना टेम्पोरल एक्सेलरेशन की दर बनाए रखी। एक दिन अचानक उस संपत्ति के द्वार खुल गए। सफेद वस्त्र पहने निंग अपनी पीठ पर काली म्यान डाले बाहर निकला और ऑटोप स्काईफीडर ने टेम्पोरल एक्सेलरेशन प्रक्रिया को रोक दिया। तुम्हारा काम खत्म हो गया। ऑटोप स्काईफीडर अपने लकड़ी के केबिन से बाहर निकली और नंगे पैर हवा में निंग की ओर चली। ऑटोप स्काईफीडर, हर चीज के लिए धन्यवाद, निंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। छोटी सी बात है, तुम जितने मजबूत बनोगे पूरी साधक सभ्यता उतनी ही बेहतर होगी, ऑटोप स्काईफीडर ने मुस्कुराते हुए कहा। और इसके अलावा मुझे वास्तविक समय के सिर्फ 6000 अराजकता चक्र लगे। मेरे लिए यह कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारे लिए ये 6000 था, लेकिन मेरे लिए ये 60 लाख था, निंग ने आह भरते हुए कहा। ये सचमुच उसके लिए एक बहुत लंबा समय था और उसने इसे पूरी तरह से अनुभव किया था। उसने अपने मन को सभी अन्य विचारों से मुक्त करके पूरी तरह से साधना पर ध्यान केंद्रित किया था। अंततः उसने उन सभी चीजों में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली जिनमें वह महारत हासिल करना चाहता था। सबसे ज्यादा समय लेने वाला कर्मा स्वॉर्ड दाव था और इसे पूरा करने में उसे लगभग 30 लाख अराजकता चक्र लगे थे। इसके बाद न्यूमेरेंसी स्वॉर्ड दाव था, जो उतना ही मुश्किल होना चाहिए था, लेकिन चूंकि वह पहले ही कर्मा स्वॉर्ड दाव में महारत हासिल कर चुका था, इसलिए उसने इस प्रक्रिया को थोड़ा तेज कर दिया और इसे लगभग 20 लाख अराजकता चक्रों में पूरा कर लिया। कर्म और अंकगणित दोनों में महारत हासिल करना बेहद मुश्किल था। बाकी सभी दाव सरल थे, जिनमें से कुछ में ज्यादा से ज्यादा कुछ दर्जन अराजकता चक्र लगते थे। आपका प्रशिक्षण कैसा रहा? स्काईफीडर ने पूछा। मैं जितना आगे बढ़ सकता था उतना आगे बढ़ चुका हूँ, निंग ने कहा। मेरे सिद्धांतों के आधार पर मुझे बाकी सभी दाव को ऑटोक स्तर के ओमेगा दाव में मिलाने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि वह सफलता कैसी होगी। सम्राट से निरंकुश शासन तक पहुंचना हमेशा से एक मुश्किल काम रहा है, स्काईफीडर ने मुस्कुराते हुए कहा। सब कुछ भाग्य की मर्जी से ही होगा। मुझे जो पता है उसके अनुसार सिथे कैउसवस में तलवार के कई ओमेगा सम्राट हैं, लेकिन वे सभी उस स्तर पर ही फंसे हुए हैं। समझ में आता है, निंग ने सिर हिलाया। उसने कई सिथे सम्राटों की स्मृतियों का अवलोकन किया था और इसलिए उसे काफी कुछ सीखने को मिला था। ओमेगा दाव के बारे में सारी जानकारी गुप्त रखी गई थी, लेकिन ओमेगा सम्राटों के बारे में कुछ स्मृतियां थीं। यही कारण था कि वह साधना से बाहर आ गया था। एकांत साधना के माध्यम से ओमेगा ऑटोक बनना शायद असंभव था। वास्तव में यह ज्यादा संभव था कि यह सफलता एक साधारण जीवन जीते हुए स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो। दाव सभी चीजों में पाया जा सकता था, क्योंकि सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। ये सच था कि खुद को जिंदगी मौत की स्थिति में डालना और भी ज्यादा कारगर हो सकता था, लेकिन तब आपको नाकाम होने और मरने का खतरा था। ऑटोक आमतौर पर बिना किसी ठोस वजह के खुद को इतने बड़े खतरे में नहीं डालते, क्योंकि उनकी मौत से पूरी कल्टीवेटर सभ्यता अस्थिर हो सकती थी। दरअसल इसका असर पूरी कैउसवस पर ही पड़ता। ओह ठीक है, मैंने ऑटोक अवेकनर की मूल ऊर्जा साधना तकनीक का उपयोग करके एक और भी गहन तकनीक विकसित की है, निंग ने कहा। कोई भी नाई एज्योर फ्लावर तकनीक का प्रशिक्षण ले सकता है और इसका उपयोग दिव्य शक्ति, अमर की और हृदय शक्ति को एक नए प्रकार की ऊर्जा में बदलने के लिए कर सकता है। इससे शरीर और आत्मा दोनों ही बहुत मजबूत होंगे। स्काईफीडर, इसे आजमाकर देखो। देखते हैं कि क्या ये तकनीक ऑटोक श्रेणी की दिव्य शक्ति और अमर की को रूपांतरित करने में सक्षम है। ऑटोक क्लास। स्काईफीडर को इस संभावना से काफी उत्साह महसूस हुआ। मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करेगा, निंग ने हंसते हुए स्वीकार किया, लेकिन यह मेरा रूप बदलने में सक्षम था, इसलिए शायद यह आपका भी रूप बदलने में सक्षम होगा। मुझे कोशिश करके देखना चाहिए, स्काईफीडर ने उत्सुकता से कहा। उनके स्तर पर पहले से जरा भी ज्यादा शक्तिशाली बनना बेहद मुश्किल था। निंग ने एक जेड पर्ची सौंपी। स्काईफीडर ने उसे स्वीकार किया और फिर उसमें दी गई जानकारी को याद कर लिया। ये तकनीक बेहद गहन थी, लेकिन इसमें केवल 10 मुहरें ही शामिल थीं, इसलिए इसे व्यक्त करने के लिए जरूरी जानकारी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं थी। ये वास्तव में एक बेहद परिष्कृत तकनीक थी। 10 कैउस मुहरें अनगिनत दूसरी मुहरों में बदलने में सक्षम थीं, लेकिन अगर आप 10 बुनियादी मुहरों को याद कर लेते तो आपको पूरी तकनीक याद हो जाती। गड़गड़ाहट। क्विंटेसेंस की अद्भुत ऊर्जा अचानक बिखर गई ऑटोक स्काईफीडर के आसपास के क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि उसका आभामंडल धीरे धीरे बदलने लगा था। उसकी त्वचा प्रकाश से टिमटिमा रही थी। स्पष्ट रूप से उसका शरीर पुनर्गठित हो रहा था। थोड़ी देर बाद वह निंग की ओर मुस्कुराई। ये वास्तव में ऑटोक स्तर की दिव्य शक्ति और अमर की को परिवर्तित कर सकता है, दोनों को अत्यधिक शुद्ध कर सकता है। बोलते हुए उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके आसपास का स्पेस टाइम गांठों में उलझ गया। उसने धीरे से सिर हिलाया।
जब मैं इस नई ऊर्जा का उपयोग अपने टाइम डाउबर्थ एसेंस को सक्रिय करने के लिए करती हूँ तो शक्ति 30% बढ़ जाती है। मैं ये भी महसूस कर सकती हूँ कि मेरी आत्मा और सच्ची आत्मा भी अधिक स्थिर है, जबकि मेरा शरीर अब ब्रह्मांड के खजानों के बराबर है। पहले उसका शरीर दिव्य शक्ति से निर्मित था, अब उसका शरीर कहीं अधिक आसुत ऊर्जा, जिसे मन कहा जाता है, से निर्मित था, जिससे वह ब्रह्मांड के किसी हथियार जितना ही शक्तिशाली हो गया था। निम के शरीर के लिए भी यही बात लागू होती थी। जल्दी करो और टाइटेनोस और अन्य लोगों को इस अद्भुत तकनीक के बारे में सूचित करो। ऑटोक स्काईफीडर ने जल्दी से कहा, मैं योजना बना रहा था, मैं बस तुम्हें पहले इसे आजमाने देना चाहता था, स्काईफीडर। निम मुस्कुराया, फिर तुरंत संदेश ताबीज के माध्यम से अन्य 5 ऑटोक्स को सूचित किया। जल्द ही बाकी सभी ऑटोक दौड़े दौड़े आ गए। ऑटोक मोग ने, जाहिर है, सिर्फ अपना अवतार भेजा था। निम ने उन सभी को एज्योर फ्लावर तकनीक का एक पूरा सेट दिया और उन सभी ने पाया कि अपनी ऊर्जाओं के रूपांतरण के बाद वे पहले से 30% ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। अवेकनर ने इस तकनीक पर इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की थी और अब डार्कनॉर्थ, तुमने आखिरकार इसे पूरा कर लिया है। ऑटोक टाइटेनोस ने आह भरी, इस तकनीक की बदौलत हम सभी मजबूत हो गए हैं। अब जब हमारे पास ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक भी है तो कल्टीवेटर सभ्यताएं भविष्य में और भी ज्यादा सम्राट और हेगेमॉन पैदा कर पाएंगी। अगर समय मिला तो शायद हम कई नए ऑटोक भी देखेंगे। समय ही वह चीज है जो हमारे पास नहीं है, ऑटोक मोग ने कहा। अगर हमारे पास 1 करोड़ और अराजकता चक्र होते तो जरूर हमारे पास शायद बड़ी संख्या में नए हेगेमॉन और शायद 10 नए ऑटोक भी होते, लेकिन मुझे शक है कि हमें यह मौका मिलेगा। ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक कुछ प्रतिभाशाली लोगों को जो छोटी सी गलती के कारण डाउमज में असफल हो गए थे, डाउमज में दूसरा मौका दे सकती थी। अगर वे दूसरी बार सफल होते तो वे हेगेमॉन बन जाते। कैओस्वर्स में जितने ज्यादा हेगेमॉन होंगे, अंततः उतने ही ज्यादा ऑटोक भी पैदा होंगे। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सिथे बस निष्क्रिय बैठे रहें और हमारे कैओस्वर्स को इतना बढ़ते हुए देखें। ऑटोक स्टोनरुल ने भौहें चढ़ाईं, भाड़ में जाओ उन्हें, हमने उन सबको बंद कर दिया है। ऑटोक एकोंग ने कहा, जरूर, हमें शक है कि वे हमारी सील से बच निकलने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर वे बच भी गए तो भी वे हमला करने के बजाय समय का इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वे कुछ और योजना बना रहे हैं। आइए हम ज्यादा से ज्यादा योग्य साधकों को ये तकनीकें सिखाना शुरू करें। अगर हम ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली विशेषज्ञ तैयार कर पाए तो सिथे बेचैन हो जाएंगे और शायद पूरी तरह तैयार होने से पहले ही, तय समय से पहले ही हमला शुरू कर दें। मैं सहमत हूँ, आइए हम उन पर दबाव डालें, ऑटोक टाइटेनोस ने कहा। अगर वे सचमुच बंद हो गए तो हमें डरने की कोई बात नहीं होगी और हम इस मौके का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अगर वे नहीं बचे तो हम उनकी योजनाओं को नाकाम कर देंगे। किसी भी तरह हम जीतेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सिथे को सचमुच बंद कर दिया गया था या नहीं। वे सच्ची आत्मा अनंत तकनीक की शिक्षा में अब और देरी नहीं कर सकते थे। निंग ने कहा, जिन डाउनलॉर्ड्स ने डाउमज में असफलता पाई है उनके लिए जितनी जल्दी ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल शुरू करना उतना ही बेहतर है। अगर वे अपनी ट्रूसोल के टूटने का इंतजार करेंगे और फिर उसके टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये बेहद मुश्किल होगा। निंग इस तकनीक के रचयिता थे और इसे किसी और से बेहतर समझते थे। उनके पास एक उत्तम दाव हृदय भी था। यही कारण था कि वह अपनी सच्ची आत्मा के पूर्ण पतन को भी उलटने में सक्षम थे। हालांकि अधिकांश दाव लॉर्ड्स के दाव हृदय निंग की तुलना में कहीं कमजोर थे। अगर उनकी सच्ची आत्माएं टूट जाती तो सच्ची आत्मा अनंत तकनीक भी उन्हें बचा नहीं पाती। हाँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना मूर्ख होगा कि इस तकनीक का उपयोग करने से पहले अपनी आत्मा के नष्ट होने तक इंतजार करेगा, है ना? ऑटोक टाइटेनोस ने कहा। निंग और बाकी लोग अंततः अलग अलग रास्ते पर चले गए और अपने अपने घरों में लौट गए। निंग 3 लोकों में वापस चला गया और आराम और सुख सुविधाओं से भरा जीवन जीने लगा। उसने तलवार के ताव का विश्लेषण करने में ज्यादा समय नहीं लगाया। इसके बजाय उसने अपने मन को खाली और आत्मा को शुद्ध किया और अपना समय सुलेखन, कला और बागवानी में बिताया। 1200 अराजकता चक्रों के बाद नाइनडस्ट ने दाउमज का प्रयास किया। वह अपनी पहली ही कोशिश में सफल हो गया। उसे निंग द्वारा तैयार की गई ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। दाउमज का प्रयास करने से पहले नाइनडस्ट ने एक अविश्वसनीय रूप से गहरी और स्थिर नींव तैयार कर ली थी। उसने न केवल एक वोइडजी जेडसील का उपयोग किया था, बल्कि निंग ने उसे कई तकनीकें और एक इंसेंस स्पिरिट फल भी दिया था। निंग चुपचाप अकेले ही नाइनडस्ट से मिलने गया और उसे बधाई दी। ये बात कि वह अभी भी जीवित था एक राज ही रहा। निंग की सफलता का मतलब था कि निंग के इतने शक्तिशाली अवतार की वजह से उनके कैओस्वर्स को 2 नए ऑटोक श्रेणी के योद्धा मिल गए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि निंग अन्य ऑटोकों से इस मायने में अलग था कि वह कई अलग अलग क्षेत्रों में कुशल था। उसके पास स्पेस टाइम स्वॉर्ड दाव, कर्मा स्वॉर्ड दाव, साइकिल स्वॉर्ड दाव, न्यूमेरेंसी स्वॉर्ड दाव और भी बहुत कुछ था। इसने निंग को लगभग दोषरहित बना दिया, किसी भी स्थिति का सामना करने में सक्षम। 2 नए ऑटोक श्रेणी के लड़ाके जिनमें कोई खामी नहीं थी। एक बार जब वे सामने आ गए तो वे निश्चित रूप से सिथे को एक बड़ा आश्चर्य देंगे। नाइनडस्ट को बधाई देने के बाद निंग 3 लोकों में वापस चला गया और अपना आरामदायक जीवन जारी रखा।
हर लोगों में मौजूद अदरवाइज लॉर्ड्स और हिगेमन्स को ट्रू सोल एवरलास्टिंग तकनीक प्रदान की गई और उन्हें गुप्त रूप से उन योग्य डाउ लॉर्ड्स को ये तकनीक सिखाने का निर्देश दिया गया जो डाउमज में असफल रहे थे। बिना किसी अपवाद के उन्हें ये चेतावनी दी गई कि वे इसे यथासंभव छिपाए रखने का प्रयास करें। वे इसे सिथे से जितना अधिक समय तक छिपा सकें उतना ही बेहतर होगा। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, लेकिन निंग के 3 लोगों में लौटने के लगभग 3100 अराजकता चक्रों के बाद अराजकता के भीतर की शांति अंततः बिखर गई। पुस्तक 43 अध्याय 15 विनाश का इंजन। ऑटोक टाइटेनोस के घर के अंदर उसके निजी अध्ययन कक्ष में 9 अजीबोगरीब हिस्से हवा में मंडरा रहे थे और ऑटोक टाइटेनोस उनका विश्लेषण करते हुए सोच विचार में भौहें चढ़ा रहा था। यहाँ तक कि उसके सिर के ऊपर लगे 2 मांसल एंटीना भी चिंता में झुके हुए थे। ऑटोक टाइटेनोस ने इस पूरे कैओसवज में किसी और की तुलना में सिथे खजानों का अध्ययन और समझने में ज्यादा समय बिताया था। वह किसी भी अन्य साधक से ज्यादा जानता था और उसने उन खजानों पर आधारित कई हथियार बनाए थे जिनमें से कुछ साधकों के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त थे। ऑटोक टाइटेनोस और भी ज्यादा खजानों के निर्माण का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हेरम्फ, अब हम पुराने साधक नहीं रहे। अब हमारे पास अपने कई अनोखे हथियार हैं और हमारे साधारण सम्राटों से निपटना भी पुराने सम्राटों से कहीं ज्यादा मुश्किल है। प्रत्येक ऑटोक ने एक अलग पृथक मार्ग अपनाया। ऑटोक टाइटेनोस कर्म दाव बत्सार का स्वामी था, जो ओमेगा दाव के अलावा संभवतः सबसे कठिन दाव था। परिणामस्वरूप वह कठिन जटिल तंत्रों पर विचार करने के लिए सबसे उपयुक्त था। उसने अपना समय कई असामान्य हथियार बनाने में बिताया जिससे उनके हेगेमोन और सम्राट युद्ध में जबरदस्त शक्ति का प्रयोग कर सके। इससे सिथे के लिए इस कैओसवस के सम्राटों का वध करना और भी कठिन हो गया। यदि वह अपनी सेनाओं की समग्र शक्ति बढ़ा सके तो आगामी युद्ध में विजय प्राप्त करने की उनकी संभावना अधिक होगी और अनुसंधान में बिताए गए अनगिनत युगों के परिणामस्वरूप वास्तव में कई शानदार उपलब्धियां हासिल हुईं। अरे, ऑटोक टाइटेनोस के सिर के ऊपर लगे 2 मांसल एंटीना अचानक सीधे खड़े हो गए और उसकी आंखों में एक तीखी नजर चमक उठी। ये तो ऑटोक टाइटेनोस को स्पष्ट रूप से आभास हो गया कि पूरा क्विंटसेस किसी गंभीर खतरे में था। एक अदृश्य विनाशकारी शक्ति ने अचानक पूरे कैओसवस पर छाया डाल दी थी। विनाश, पूरे कैओसवस का विनाश। ऑटोक टाइटेनोस का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। इस विनाश का स्रोत उसी दिशा से आ रहा है। बहुत पहले क्विंटसेस ने सभी ऑटोक्स को ऐसी ही चेतावनी भेजी थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें पता है कि सिथे कितने खतरनाक हैं। अब दूसरी बार उन्हें ये चेतावनी मिली थी। क्या हम किसी नए खतरे का सामना कर रहे हैं, सिथे के अलावा कुछ और? ऑटोक टाइटेनोस थोड़ा घबरा गया। क्विंटसेस की चेतावनी गलत नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने अपने सारे प्रयोग छोड़ दिए और तुरंत अपनी प्रयोगशाला से बाहर निकल गया। फिर स्पेस टाइम में एक सुरंग बनाकर खतरे के स्रोत की ओर चल पड़ा। सुंदर लेकिन उदास दिखने वाले सफेद बालों वाले ऑटोक बोलिन एक जंगली निर्जन प्रदेश में खड़े थे। वह अपने सामने मिट्टी के घर और उसके अंदर मौजूद नश्वर प्राणियों को घूर रहे थे। घर के अंदर कुल 3 बच्चे थे। अब ये बच्चे काफी दिलचस्प हैं। क्या तुम तैयार हो जीवन मरण से परे जाकर एक बिल्कुल नए शक्तिशाली प्राणी बनने के लिए तैयार हो? ऑटोक बोलिन ने सबसे बड़े बच्चे 9 साल के बच्चे को आंखों में उत्सुकता के भाव से देखा। उसने अभी अभी एक नया प्रयोग तैयार किया था। ऑटोक बोलिन ने जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर चलते हुए इस महान चक्र के रहस्यों को जानने में कई युग बिताए थे। वह संसारदाता जन्मसार में महारत हासिल करने के करीब भी नहीं पहुंच पाया था, लेकिन उसकी कुछ और ही योजनाएं थीं जिन पर वह केंद्रित था। वह एक सचमुच परिपूर्ण जीवन रूप बनाना चाहता था। एओनियन उसके कई प्रयोगों में से एक था, लेकिन वे पूरी तरह परिपूर्ण नहीं थे। वह ऐसे परिपूर्ण प्राणी बनाना चाहता था जो शक्ति में सोर्स वॉकर और कैओस प्राइमोडियल्स के बराबर हों। अगर साधक बड़ी संख्या में परिपूर्ण प्राणी उत्पन्न कर पाते और उन्हें प्रजनन करने देते तो उन्हें एक शक्तिशाली नई सेना मिल जाती जिससे सिथे के विरुद्ध युद्ध आसान हो जाता। अचानक ऑटोक बोलिन का चेहरा पीला पड़ गया। खतरा। उसने तुरंत अपना नया प्रयोग छोड़ दिया। वह अवचेतन स्तर पर महसूस कर सकता था कि पूरा क्विंटसेस भय से कांप रहा था, मानो कोई भयानक विनाशकारी शक्ति उसके सामने प्रकट हो गई हो जो उसे चीर सकती हो। कैओसवर्स के प्रमुख सार तत्व अद्भुत और शक्तिशाली थे, लेकिन वे काफी कमजोर भी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे वास्तव में संवेदनशील नहीं थे, नहीं वे अपनी रक्षा कर सकते थे। इसलिए उन्हें सिथे से अपनी रक्षा के लिए ऑटोक्स और कल्टिवेटर्स पर निर्भर रहना पड़ा। एक बार कल्टिवेटर्स पराजित हो जाने पर क्विंटसेस सिथे के लिए कटार पर रखे मांस की तरह हो जाता था, जिसे वे अपनी इच्छानुसार काट सकते थे। फुश। ऑटोक बोलिन तुरंत स्पेस टाइम को चीरता हुआ चला गया। 3 लोगों में ब्राइट हार्ट द्वीप। निंग ऑटम लीफ के सामने बैठा था। दोनों शतरंज खेल रहे थे, जबकि ब्राइट मून पास से देख रहा था। ऑटम लीफ ने अपने अगले कदम पर विचार किया। निंग के हाथ में एक छोटा सा काला लौकी था। बीच बीच में वह उसमें से एक घूंट लेता। ऑटम लीफ के आखिरकार अपनी चाल चलने के बाद उसने भी सहजता से अपनी चाल चल दी। अंकगणितीय तलवार दाव में महारत हासिल करने के बाद निंग यकीनन पूरे कैओसवर्स में अंकगणितीय और भविष्यवाणियों का नंबर 1 गुरु बन गया। शायद ऑटोक टाइटेनोस, जो कर्म दावबत एसेंस का गुरु था, उसके बराबर हो, लेकिन कोई और नहीं। शतरंज। बेशक निंग ज्यादा गंभीरता से नहीं खेल सकता था। अगर वह ऐसा करता तो पूरा खेल ही बिगड़ जाता। आंटी ऑटम लीफ, ये ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगी तो आप गंभीर मुसीबत में पड़ जाएंगी। ब्राइट मून ने अपना सिर हिलाया और ऑटम लीफ को वो कदम उठाने से रोकने की कोशिश की जो वो उठाना चाहती थी। तो फिर मुझे आगे क्या करना चाहिए?
ऑटम लीफ ने तुरंत अपना शतरंज का मोहरा वापस खींच लिया। किसी भी दर्शक का चुप रहना सज्जनता का गुण है। निंग ने ब्राइट मून की तरफ देखा, फिर ऑटम लीफ की तरफ। और शतरंज में टेक बैक की इजाजत कब से मिल गई? मैंने अभी तक अपना टुकड़ा नीचे नहीं रखा है, इसे वापस लेना नहीं माना जाएगा, ऑटम लीफ ने तुरंत कहा। और मैं सज्जन नहीं हूँ, मैं एक महिला हूँ, ब्राइट मून ने प्रतिवाद किया। निंग अवाक रह गया और बहस करने के बजाय शराब पीना जारी रखा। दोनों हर चाल पर दिमाग खपाते रहते और वह बस यूं ही खेलता रहता। फिर भी वह 10 में से 9 गेम जीत जाता। जाहिर है ये जानबूझकर किया गया था। अगर तुम हर बार जीतते तो कौन तुम्हारे साथ खेलने को तैयार होता? ब्राइट मून, तुम अपना डाउमच कब शुरू करने की योजना बना रही हो? निंग ने पूछा। अभी तो नहीं, ब्राइट मून ने कहा। यह निश्चित रूप से कुलपति सुभूति के बाद होगा। शतरंज का ये खेल खत्म होने के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, निंग ने कहा। वह उसे ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक सिखाने की योजना बना रहा था। फिलहाल वे इस तकनीक को सिखाने में बेहद सतर्क और सावधान थे और आमतौर पर इसे केवल चौथे चरण के सबसे प्रतिभाशाली डाउलॉर्ड्स को ही सिखाया जाता था। हर मामले में उन्हें डाउलॉर्ड से एक आजीवन शपथ लेने की जरूरत होती थी जिसमें कई बातें शामिल होती थीं। उदाहरण के लिए, डाउलॉर्ड केवल ऐसी जगह पर ही डाउमज का प्रयास कर सकता था जहां उसकी आभा पूरी तरह से छिपी हो। इस तरह अगर डाउलॉर्ड डाउमज में असफल हो जाता और उसे अपनी ट्रूसोल को ठीक करने के लिए ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता तो किसी को पता ही नहीं चलता। दरअसल किसी को पता भी नहीं चलता कि उसने डाउमज का प्रयास किया था। चीजों को गुप्त रखने का यही सबसे अच्छा तरीका था। संक्षेप में, उन्होंने सिथे से यह बात छिपाने की पूरी कोशिश की। वे इसे जब तक हो सके छिपाते रहे। वे जानते थे कि जैसे ही सिथे जासूसों को पता चलेगा कि साधकों के पास सच्ची आत्मा अनंत तकनीक है, वे तुरंत अनुमान लगा लेंगे कि निंग अभी भी जीवित है। वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। वे ट्रूसोल एवरलास्टिंग तकनीक को सभी साधकों से छिपाकर नहीं रख सकते थे, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि निंग का अस्तित्व गुप्त रहे, है ना? यह एक ऐसी तकनीक थी जो पूरी सभ्यता को मजबूत बनाती। अरे, निंग ने अपनी अगली चाल के बीच में अचानक भौहें सिकोड़ लीं। अपनी ईश्वर ज्ञान की शक्ति और अराजकता ब्रह्मांड के प्रमुख तत्वों से अपने संबंध के कारण वह स्वाभाविक रूप से अचानक प्रकट हुए एक भयानक खतरे को भांप सकता था। एक ऐसा खतरा जो पूरी क्विंटसेस को ही नष्ट कर सकता था। क्या हो रहा है? क्या सिथे के अलावा किसी और सभ्यता ने भी हम पर आक्रमण कर दिया है? निंग का चेहरा पीला पड़ गया। फुफ। सुनहरे वस्त्रधारी निंग, जो बाहरी क्षेत्र में विचरण कर रहा था, लगभग तुरंत ही स्पेस टाइम को चीरता हुआ खतरे के स्रोत की ओर तेजी से बढ़ा। सुनहरे वस्त्रधारी अवतार में अब असली निंग की शक्ति का केवल 80% ही बचा था। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि तुलना करने पर निंग अब अपनी असली आत्मा के टूटने के समय की तुलना में कम से कम 60% अधिक शक्तिशाली था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले सम्राट श्रेणी की ऊर्जा प्राप्त की थी, फिर उसे मन में परिवर्तित कर दिया था। साधना के 6 मिलियन और अराजकता चक्रों के बाद उसने अपने तलवार दाव में कई नए दाव का संचार किया था। परिणामस्वरूप अवतार निंग अब डाउलॉर्ड निंग से कहीं अधिक शक्तिशाली था। कच्ची ताकत के मामले में निंग को ऑटोक्स की सूची में सबसे ऊपर रखा गया था। यहाँ तक कि ऑटोक टाइटनोस भी उससे थोड़ा कमतर था, क्योंकि टाइटनोस निंग जितना सर्वांगीण नहीं था। निंग का अवतार भयानक रूप से शक्तिशाली था। कमजोर साधकों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कैओसवर्ज में केवल निंग और 6 ऑटोक ही खतरे को भांप पाए और वे सभी आ पहुंचे। ऑटोक मोग ने अपना अवतार भेजा क्योंकि उसे सिथिलेंस की रक्षा करनी थी। बाकी 5 ऑटोक अपने अवतार सिथिलेंस में छोड़कर स्वयं आ गए। निंग को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने अपना अवतार भी भेज दिया। सच तो ये है कि ऑटोक आमतौर पर किसी भी खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए अपने अवतारों को भेजते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर अवतार मर जाता तो वे आसानी से एक नया अवतार बना सकते थे। अगर उनके असली शरीर मर जाते तो ऑटोक हमेशा के लिए मर जाते। रेप। निंग स्पेस-टाइम को चीरता हुआ महाअंधकार में एक जगह पहुंच गया। उसने तुरंत ऑटोक एकोंग को देखा। डार्क नॉर्थ। हृष्टपुष्ट ऑटोक एकोंग अपने सामान्य ढीले ढाले वस्त्र पहने हुए था। वह सबसे पहले पहुंचा था क्योंकि वह इस स्थान के सबसे करीब था। निंग दूसरे नंबर पर पहुंचा। क्या हो रहा है? निंग शून्य से होकर उसकी ओर बढ़ी। यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। ऑटोक एकोंग ने दूर की ओर इशारा किया। खतरा उधर से आ रहा है। निंग भी इसे महसूस कर सकता था। दूर एक विशाल चांदी का भंवर था जो धीरे धीरे अपनी जगह पर घूम रहा था। ये चांदी का भंवर इतना विशाल था कि आकार में एक साधारण ब्रह्मांड से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। निंग उस चांदी के भंवर के बिल्कुल बीच तक देख पा रहा था, जहां उसे एक विशाल प्राचीन गोलाकार वस्तु दिखाई दी जो ब्रह्मांड के आकार की थी। उसमें अनगिनत छेद थे, लेकिन निंग उनके पार उस गोले के अंदर तक नहीं देख पा रहा था। उसे बस इतना ही आभास हो रहा था कि वह असीम खतरे से भरा हुआ था। वह विशाल गोला बस अंधेरे में बैठा था, अपने आसपास की आदिम अराजकता को तेजी से निगल रहा था। उसके चारों ओर का चांदी का भंवर उस सारी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व कर रहा था जो वह आसपास के क्षेत्र से सोख रहा था। यहाँ तक कि अनंत अंधकार भी वह निगल रहा था। उस चीज को देखकर ही निंग और ऑटोक एकोंग को भय का एहसास हुआ। पुस्तक 43 अध्याय 16 अंदर जाना। ये चीज कहाँ से आए?
जी निंग उस विशाल चांदी के भंवर के बिल्कुल बीच में स्थित विशालकाय गोले को घूर रहा था। अपने स्तर पर वह एक नजर में ही समझ गया कि यह भयावह खगोलीय पिंड पूरे अराजकता ब्रह्मांड के लिए खतरे का स्रोत था। अराजकता ब्रह्मांड के भीतर सब कुछ, चाहे वह अंतरिक्ष का शून्य हो, अनंत महाअंधकार हो या अनगिनत जीव जंतु हो, सभी अराजकता ब्रह्मांड का हिस्सा थे। जीवन और मृत्यु में वे अराजकता ब्रह्मांड के अंग बने रहे। उनकी मृत्यु अराजकता ब्रह्मांड को कमजोर नहीं करेगी। हालांकि अगर उनकी ऊर्जाएं किसी तरह निगल ली गईं, तो इससे वास्तव में प्रधान तत्वों को नुकसान होगा। उदाहरण के लिए सिथे ज्यादा से ज्यादा ऑटोक्स और हिगेमन्स को मारना चाहते थे, फिर उनके ट्रूसोल अंशों को छीनकर प्रधान तत्वों को कमजोर करना चाहते थे। केओसवस के पर्याप्त रूप से कमजोर हो जाने के बाद सिथे के पास पूरे केओसवस को बांधने और नियंत्रित करने का मौका होगा। सभी वस्तुएं अराजकता ब्रह्मांड का हिस्सा थीं। साधारण मनुष्यों की आत्माओं को नष्ट और भस्म करने से भी अराजकता ब्रह्मांड कमजोर हो जाता, लेकिन ऐसा करना बहुत धीमा और अक्षम होता। सिथे आत्मा भक्षक तकनीक का इस्तेमाल केवल उन सच्ची आत्माओं को निगलने के लिए किया जा सकता था जिन्हें बहुत करीब से नष्ट किया गया हो। एक ही दायरे में अनगिनत जीवों के साथ ऐसा धीरे धीरे करने के लिए सिथे को शायद करोड़ों अराजकता चक्रों की आवश्यकता होगी। यही वजह थी कि उन्होंने ऑटोक्स और हिगेमन्स के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया था। और अब ये छिद्रों से भरा दायरे सा आकार का गोला महाअंधकार के अंधकार को भी निगल रहा था। यह अंधकार को इस तरह निगल रहा था कि वह पूरी तरह से नष्ट हो गया, जिससे केओसवस हमेशा के लिए अपनी ऊर्जा खो बैठा। अल्पावधि में ये कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन पर्याप्त समय दिए जाने पर इससे केओसवस को गंभीर क्षति पहुंचती और संभवतः प्रमुख तत्व इतने कमजोर हो जाते कि सिथे उन्हें बांध लेते। ये भयानक खगोलीय पिंड आखिर कहाँ से आया? इसे किसने बनाया? निंग हैरान था। आखिरकार दूसरे ऑटोक भी वहां आने लगे। वे सभी उस विशालकाय गोले को बहुत देर तक घूरते रहे। ये बहुत बड़ा है और छिद्रों से भरा है, लगभग मधुमक्खी के छत्ते जैसा, ऑटोक टाइटेनोस ने कहा। इसकी शक्तिशाली आभा मुझे सिथे के गढ़ों की आभा की याद दिलाती है। खतरे की यही आभा हमें अंदर जाने से रोक रही थी और हमने इसे बंद करने का फैसला किया। ये चीज मुझे इसकी याद दिलाती है। हाँ, लेकिन इसमें और सिथे हार्टलैंड्स में कुछ अंतर है, ऑटोक स्टोनरूल ने कहा। सिथे हार्टलैंड्स में एक ऊर्जा जनरेटर है जो उनके कई डाउगार्ड टावरों को शक्ति प्रदान करता है। हालांकि ये रहस्यमयी छत्ता लगातार आसपास के क्षेत्र की ऊर्जा को निगल रहा है और नष्ट कर रहा है। ये जितना अधिक निगलता है, उतना ही हमारा केओसवस खोता है और हमारा केओसवस उतना ही कमजोर होता जाता है। यह अचानक यहाँ क्यों प्रकट हुआ? ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हमारे केओसवस ने स्वाभाविक रूप से इतनी भयानक चीज को जन्म दिया हो, ऑटोक स्काईफीडर ने कहा। यह एक ट्रम्प कार्ड है, ऑटोक टाइटेनोस ने कहा। सिथे, निंग और अन्य सभी ने ऑटोक टाइटेनोस की ओर देखा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? निंग ने पूछा। क्या ये किसी और सभ्यता से हो सकता है? ये सिथे है, ऑटोक टाइटेनोस ने पूरे यकीन के साथ कहा। मैंने सिथे के हथियारों का विश्लेषण करने में अनगिनत युग बिताए हैं। जैसे ही मैंने इसे गौर से देखा, मैं बता सकता था कि यह विशालकाय छत्ता असल में एक विशाल हथियार है। इसे केओसवस की ऊर्जा को निगलने और नष्ट करने के खास मकसद से बनाया गया था, जिससे केओसवस कमजोर हो जाए। कोई इतना विशाल, शक्तिशाली हथियार कैसे बना सकता है? ऑटोक बोलिन ने पूछा। यह अद्भुत है। मुझे लगता है कि यह एक्सल्ट क्लास डाउगार्ड टावर्स से बिल्कुल अलग स्तर का है। डॉन वॉर के दौरान हमने जिन सबसे शक्तिशाली सिथे हथियारों का सामना किया, वे भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। ऑटोक मोग के लिए यह मानना उतना ही मुश्किल था कि यह रियलमवज आकार की वस्तु एक निर्मित हथियार थी। सिथ के हृदय स्थलों में एक ऊर्जा जनरेटर है जो उनके डाउगार्ड टावरों को शक्ति प्रदान करता है। ऑटोक टाइटेनोस ने गंभीरता से कहा, इस विशाल भयानक हथियार में एक ऊर्जा जनरेटर भी है जो इसे कार्य करने और केओसवस से ऊर्जा को जबरन छीनकर उसे निगलने में सक्षम बनाता है। इसीलिए मैंने कहा कि इसने मुझे सिथ के हृदय स्थलों की याद दिला दी। निंग और बाकी सब हैरान थे। सिथे के गढ़ अविश्वसनीय लागत से बनाए गए थे। उनके सामने जो चीज थी, वह भी शायद उसी स्तर की शक्ति की थी। सिथे अनगिनत युगों से अपना समय बिता रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि उनका पहला कदम असाधारण होगा, ऑटोक बोलिन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा। पिछला युद्ध समाप्त होने के बाद से ही हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सिथे भी इसमें व्यस्त हैं, ऑटोक स्टोनरूल ने सहमति जताई। उन्हें आने दो, वे जो भी कर सकते हैं, हम उससे निपट लेंगे। ऑटोक मोग की आंखों में एक जानलेवा नजर तैर गई। उनके सामने जो खतरा अभी अभी प्रकट हुआ था, उसने सभी ऑटोकों को झकझोर दिया था और उनकी लड़ाकू प्रवृत्तियां, जो इतने लंबे समय से सुप्त पड़ी थीं, जागृत कर दी थीं। सिथे के विरुद्ध अंतिम युद्ध अभी वास्तविक रूप से शुरू होना बाकी था, लेकिन सिथे ने पहले ही एक बहुत ही भयानक शुरुआत कर दी थी। हमें इसे नष्ट करना होगा और हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा, सुनहरे वस्त्र पहने निंग ने कहा। लेकिन कैसे? मुझे थोड़ा सा आभास हो रहा है कि यह विशालकाय छत्ता जबरदस्त खतरे से भरा है। अगर हम सातों भी चले जाएं, तब भी हम इससे सफलतापूर्वक नहीं निपट पाएंगे। भीमकाय छत्ता वाकई खतरनाक है। ऑटोक टाइटेनोस ने बाकी 6 की तरफ देखा। और अगर हमारे अवतार अंदर घुसने के बाद सिथे अचानक युद्ध शुरू कर दें और फिर किसी तरह फंस जाएं तो क्या होगा? हमारी कुल युद्ध शक्ति का केवल आधा ही युद्ध में लड़ने के लिए उपलब्ध होगा और हम आसानी से हार सकते हैं। सही, हम सब अंदर नहीं जा सकते। हमें युद्ध छिड़ने के लिए तैयार रहना होगा। हम में से कितने लोगों को अंदर जाना चाहिए? ऑटोक्स और निंग इस मामले पर चर्चा करने लगे। उनके अवतारों को मिलाकर उनके पास कुल 14 ऑटोक श्रेणी के लड़ाके थे।
अपने पिछले अनुभवों के आधार पर स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने और अचानक से अचंभित न होने के लिए उन्हें कम से कम 10 ऑटोक श्रेणी के लड़ाकों की जरूरत थी। हालांकि सिथे के लंबे समय से इंतजार को देखते हुए ये पूरी तरह संभव था कि वे कुछ पूरी तरह से अप्रत्याशित कर दें। 10 ऑटोक श्रेणी के लड़ाके भी जरूरी नहीं कि पर्याप्त हों। चलो 2 को भेजकर देखते हैं, ऑटोक टाइटेनोस ने कहा। इस तरह अगर युद्ध छिड़ भी जाए तो हम अभी भी चरम शक्ति के करीब पहुंच सकते हैं। अंदर कौन जाना चाहिए? मैं अंदर जाऊंगा। निंग सबसे पहले आगे आया। तुम, डार्कनॉर्थ, ऑटोक, टाइटेनोस, बोलिन और अन्य सभी ने निंग की ओर देखा। निंग ने विशाल चांदी के भंवर और उसके बीचों बीच बने विशालकाय छत्ते को घूरकर देखा। हमें इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता कि इसमें क्या छिपा है या इसमें क्या खतरे हो सकते हैं। इसे रोकने के लिए शायद हमें पूरी चीज को नष्ट करना पड़ेगा। हम सातों में से मैं सबसे कुशल हूँ और अनजान खतरों से निपटने में सबसे कुशल हूँ। हर एक दाव में मेरी कोई न कोई कुशलता है। टाइटेनोस और बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया। निंग बहुत ही कुशल था और हर दाव में निपुण था। उसने कर्म तलवार दाव और अंकगणित तलवार दाव में भी महारत हासिल कर ली थी। अप्रत्याशित खतरों से निपटने में वह वाकई सबसे अच्छा था। बहुत अच्छा, सबने सहमति में सिर हिलाया। इसमें कोई शक नहीं कि डार्कनॉर्थ उन 2 लोगों में से एक होगा जो अंदर जाएंगे। उसे इस विशालकाय छत्ते को नष्ट करने की मुख्य जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं भी जाऊंगा। ऑटोक मोग मुस्कुराया। मैं स्पेस डाउबत एसेंस का मास्टर हूँ और मुझे अंतरिक्ष की कार्यप्रणाली की गहरी समझ है। मैं आसपास के खतरों का पता लगाने में सबसे अच्छा हूँ। बाकी 5 ऑटोक्स में से किसी ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वे सब एक बार फिर सहमत हो गए। सबको पता था कि उनके कौशल कहाँ हैं और इस विशालकाय छत्ते से निपटने में कौन सबसे कारगर होगा। बाकी सभी ऑटोक अपने अपने ठिकानों पर लौट जाएं और किसी भी समय छिड़ने वाले युद्ध के लिए तैयार रहें, ऑटोक टाइटेनोस ने कहा। डार्कनॉर्थ और मोग, अपने अवतार भेजो। मैं यहाँ पहरा देने और हर चीज पर नजर रखने के लिए रहूंगा ताकि कोई भी अनहोनी न हो। अच्छे से, ये तय हो गया है। निंग और मोग दोनों ने अपने अवतार इस जगह पर भेजे थे, इसलिए उन्हें बस उस चांदी के भंवर की ओर एक साथ उड़ान भरने से पहले कुछ छोटी मोटी तैयारियां करनी थीं। बाकी 5 ऑटोक्स ने दूर से निंग और मोग को दूर उड़ते हुए देखा। 5 ने उन दोनों को सुरक्षित भंवर में प्रवेश करते देखने के बाद ही प्रस्थान किया। बोलिन ने कहा, मुझे उम्मीद है कि वे उस चीज को नष्ट कर सकेंगे। अगर वे ऐसा नहीं कर सकते तो भी उन्हें इसे काम करने से रोकना होगा। ऑटोक टाइटेनोस ने हंसते हुए कहा, मुझे डार्कनॉर्थ के हुनर पर पूरा भरोसा है। अगर वह असफल भी हो जाता है तो भी उसे इस विशाल छत्ते के अंदर क्या है और यह कैसे काम करता है इसकी स्पष्ट समझ होनी चाहिए। ठीक है। एकोंग, स्काईफीडर और स्टोनरोल सभी ने सिर हिलाया। वे सभी स्पष्ट रूप से समझ सकते थे कि 60 लाख अराजकता चक्रों के प्रशिक्षण के बाद डार्कनॉर्थ अब संभवतः उन सभी में सबसे शक्तिशाली था और वह सबसे बहुमुखी भी था। सुनहरे वस्त्र पहने निंग और लंबे पतले नीले वस्त्र पहने शल्क चेहरे वाले मोग के चारों ओर अंतरिक्ष घूम रहा था, क्योंकि वे एक आयामी सुरंग के माध्यम से आगे की ओर उड़ रहे थे जो चांदी के भंवर में ले जाती थी। विशाल चांदी का भंवर प्रलयकारी शक्तियों से भरा हुआ था। केवल एकसल श्रेणी के प्राणी ही इस जगह पर मुश्किल से बच पाएंगे। हालांकि मोग की आयामी सुरंग काफी स्थिर थी और उसने अपने विरुद्ध टकराने वाली सभी शक्तियों को परास्त कर दिया। लगभग पहुंच ही गए। वे चांदी के भंवर में उड़ते रहे और जैसे जैसे वे उसके करीब पहुंचते गए विशालकाय छत्ते का आकार धीरे धीरे बढ़ता गया। छत्ते को ढकने वाली अनगिनत सुरंगें अंधेरी और अथाह गहरी थीं। उन सुरंगों में प्रवेश करने वाली सभी प्रकार की ऊर्जा बिना किसी निशान के गायब हो गई और इस अराजकतामय दुनिया में फिर कभी दिखाई नहीं दी। फुसफुस फुसफुस। निंग और मोग दोनों विशालकाय छत्ते की सतह पर उतरे। छत्ता उन्मत्त अर्धपारदर्शी ऊर्जा की परतों से सुरक्षित था जिसने उन दोनों पर भयंकर हमला किया, लेकिन वे पास पहुंचने से पहले ही दूर धकेल दिए गए। निंग और मोग एक साथ बर्फीली सतह पर उतरे। यह विशाल अस्त्र, जिसका आकार एक पूरे ब्रह्मांड के बराबर था, इतना विशाल था कि साधारण हेगेमॉन और सम्राट भी इसे पूरी तरह से नहीं देख सकते थे। निंग की नजर स्पेस टाइम से परे थी, इसलिए वह इसे साफ साफ देख पा रहा था। पुस्तक 43, अध्याय 17, ऑटोक श्रेणी के जीव। निंग और मोग को तुरंत विशालकाय छत्ते के अंदर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय वे उसकी सतह पर उड़कर उसका निरीक्षण करने लगे। निंग और मोग लगभग तुरंत ही सैकड़ों अरबों किलोमीटर पार करने में सक्षम थे और वे पूरे 1 घंटे तक उड़ते रहे और छत्ते का नजदीक से जायजा लेते रहे। छत्ते की सतह गहरे काले और चांदी जैसे सफेद रंग के मिश्रण से बनी थी। काला ही मुख्य रंग था, लेकिन कुछ क्षेत्रों में चांदी जैसे सफेद ऊर्जा के कुछ रेशे क्रिस्टलीकृत हो गए थे। सुरंगों की बात करें तो वे 100 किलोमीटर से लेकर 1 खरब किलोमीटर तक चौड़ी थीं। निंग और मोग रुक गए और एक बार फिर सतह पर उतर आए। निंग ने कहा, बाहर से हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है हमें देखने के लिए अंदर जाना ही पड़ेगा। मेरी इंद्रियां मुझे बता रही हैं कि अंदर का वातावरण एक समान नहीं है। हम पलक झपकाकर उसमें से बाहर नहीं निकल सकते, मोग ने कहा। हमारे पास बस एक ही विकल्प है कि हम अंदर उड़ने का जोखिम उठाएं। दोनों जानते थे कि इस विशालकाय छत्ते के अंदर का हिस्सा निस्संदेह बेहद खतरनाक था। ये गहरा अंधेरा हर तरह की ऊर्जा को निगलने में सक्षम था। किसी भी ईश्वरीय या हृदयलोक प्रक्षेपण ऊर्जा को भी निगल लिया जाएगा, जिससे अंदर क्या है ये पता लगाना असंभव हो जाएगा। वे पहले ये जानना चाहते थे कि उनका सामना किससे होगा, लेकिन सतह की इतनी लंबी जांच के बाद भी उन्हें कुछ नहीं पता था।
चलो अंदर चलते हैं। उन्होंने एक साधारण सी दिखने वाली सुरंग चुनी जिसका व्यास 10 करोड़ किलोमीटर था। विशालकाय छत्ते की सतह पर ऐसी अनगिनत सुरंगें थीं। निंग और मोग सुरंग के किनारे खड़े होकर नीचे की ओर देख रहे थे। सुरंग अभी भी आश्चर्यजनक गति से ऊर्जा निगल रही थी। निंग और मोग ने एक दूसरे को देखा और फिर नीचे की ओर उड़ गए। फुफ, वे तेजी से अंधेरी गहराइयों में उतरने लगे। सुनहरे वस्त्र पहने निंग ने 2 नॉर्थमून तलवारें तैयार रखी थीं। जैसे ही वह तेजी से रसातल में उतरने लगा, जबकि ऑटोक मोग ने लंबी कृपाणों की एक जोड़ी का इस्तेमाल किया। कोई आश्चर्य नहीं कि हम अंदर पलक भी नहीं झपका सकते थे। निंग ने रसातल की दीवारों पर नजर डाली। गोलाकार स्पेसटाइम बुलबुले दीवारों पर बिखरे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक का आकार 10,000 किलोमीटर से लेकर 10 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा था। ये स्पेसटाइम बुलबुले बस वहीं लटके हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए और अपार शक्ति का संचार कर रहे थे। यहाँ इतने सारे स्पेसटाइम बुलबुले क्यों हैं? ऑटोक मोग हैरान था। देखता हूँ जब मैं इनमें से किसी एक को नष्ट कर दूंगा तो क्या होगा। सावधान रहो, वे इस चीज को नष्ट करने आए थे। निंग स्वाभाविक रूप से मोग के सुझाव पर आपत्ति नहीं करेगा। टूट! ऑटोक मोग ने जोर से चीख मारी, जिससे ऊर्जा का एक जबरदस्त उभार निकला जो मुड़े हुए आयामी हमलों की लहरों में बदल गया, जिन्हें नंगी आंखों से देखा जा सकता था। ये हमले दूर के स्पेसटाइम बुलबुले से टकराए, जिससे बुलबुला कुछ पलों के लिए कांप उठा और फिर फट गया। हालांकि उसके अंदर कुछ भी नहीं था। गड़गड़ाहट। पास ही कहीं से एक नया स्पेसटाइम बुलबुला प्रकट हुआ। ये बिल्कुल पिछले वाले के आकार का था, लगभग 10 लाख किलोमीटर व्यास का। मैंने एक तोड़ा तो इस चीज ने एक नया बना दिया। ऑटोक मोग ने भौहें चढ़ाईं। मैं इनमें से कम 10 लाख बुलबुले देख सकता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि पूरे विशालकाय छत्ते में कितने बुलबुले होंगे। मैं महसूस कर सकता हूँ कि कैसे ये सभी स्पेसटाइम बुलबुले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक शक्तिशाली बल का संचार कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल बाहरी दुनिया की हर चीज को तेजी से निगलने के लिए किया जाता है। निंग ने कहा, चलो पूरी ताकत से हमला करें और देखें कि क्या हम उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है, मोग ने सिर हिलाया। वे दोनों छत्ते से निपटने के लिए सुराग खोज रहे थे। वे आसानी से समझ सकते थे कि अनगिनत स्पेसटाइम बुलबुले छत्ते को बाहरी दुनिया से ऊर्जा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। सुनहरे वस्त्र पहने निंग के 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट हुईं। 6 उत्तरचंद्र तलवारें हाथ में लिए निंग ने अपनी स्पेसटाइम तलवार दाव के जरिए आसपास के स्पेसटाइम बुलबुलों पर बेतहाशा हमला करना शुरू कर दिया। तलवार की रोशनी हर जगह चमक रही थी, जिससे संपर्क में आते ही सभी बुलबुले तुरंत नष्ट हो गए। निंग ने अपने तलवार दाव क्षेत्र का विस्तार करके एक बड़े दायरे को भी कवर कर लिया और अपनी हृदय जगत प्रक्षेपण शक्ति से उसे और मजबूत कर दिया। अफसोस, स्पेसटाइम बुलबुले इतने मजबूत थे कि अगर निंग उन्हें जल्दी से तोड़ना चाहता था तो उसे अपने स्पेसटाइम तलवार दाव से हमला करना पड़ा। ऑटोक मोग ने भी 6 भुजाएं प्रकट की। उसने अपने 6 कृपाणों के साथ अपने स्पेस दावबत हेसेंस का इस्तेमाल किया और अपने आसपास के स्पेसटाइम को बुरी तरह नष्ट कर दिया। धमाका, धमाका, धमाका। दोनों ने मिलकर अपने सामने आने वाली हर चीज को कुचल दिया। लगभग 10,000 से ज्यादा स्पेसटाइम बुलबुले तुरंत नष्ट हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे एक विशाल सागर में तैर रहे हों और हर लहर अनगिनत नए बुलबुले पैदा कर रही हो। वे 10,000 स्पेसटाइम बुलबुलों को पलक झपकते ही नष्ट कर सकते थे, लेकिन रसातल की उदास अंधेरी दीवारें 10,000 नए बुलबुले प्रकट होने से पहले बस थोड़ी सी हिलती थीं। इससे उतने ही बुलबुले बनते जितने नष्ट होते। रुको, निंग ने कहा। हमें रुकना क्यों चाहिए? ऑटोक मोग ने निंग की ओर हैरानी से देखा। भले ही हम स्पेसटाइम बुलबुलों को उनके बनने की गति से तेजी से नष्ट न कर पाएं, कम से कम हम इस चीज को ज्यादा ऊर्जा खर्च करने के लिए मजबूर तो कर ही रहे हैं। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो शायद हम अंततः इसे पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। निंग ने सिर हिलाया। ये बेकार है। मुझे लग रहा है कि नष्ट हुए बुलबुलों की शक्ति छत्ते द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली जा रही है और फिर उनका उपयोग नए बुलबुले बनाने में कर रहा है। विनाश निर्माण की प्रक्रिया में छत्ता जरा भी ऊर्जा नहीं खो रहा है। क्या? ऑटोक मोग चौंक गया। विनाश और पुनर्जन्म के चक्र में तो कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? निंग ने कहा, ये स्पेसटाइम बुलबुले इस छत्ते के इस्तेमाल का एक औजार भर हैं। और भी कई चीजें हैं जो कहीं ज्यादा मायने रखती हैं, जैसे इसका ऊर्जा जनरेटर। अगर हम इसके ऊर्जा जनरेटर को नष्ट कर दें तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन ये चीज तो एक रियलमवर्स जितनी बड़ी है, हम इसे कैसे ढूंढेंगे? मोग चिंतित था। रियलमवर्स आकार में बहुत बड़े थे। अगर वे बिना किसी सुराग के ढूंढने की कोशिश करते तो समय के 10 अराजकता चक्र भी काफी नहीं होते। ये याद रखना जरूरी है कि यह चीज बाहरी दुनिया से लगातार ऊर्जा सोख रही थी, जिससे कैओसवर्स धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। वे समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। निंग ने कहा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं इसे ढूंढ लूंगा। ऑटोक मोग ने आश्चर्य और खुशी से आंखें झपकाईं। वह चुप हो गया क्योंकि वह निंग को परेशान नहीं करना चाहता था। निंग ने उनके आसपास मौजूद अनगिनत स्पेसटाइम बुलबुलों की बारीकी से जांच की। ये याद रखना जरूरी है कि निंग ने अपनी तलवार दाव में संरचनाओं के दाव को समाहित कर लिया था और इसलिए अब वह संरचनाओं के काम करने और संचालन के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ हो गया था। ये अनगिनत स्पेसटाइम बुलबुले स्पष्ट रूप से अविश्वसनीय जटिलता वाली एक विशाल संरचना का हिस्सा थे। उसे बस इस संरचना के महत्वपूर्ण बिंदुओं को ढूंढना था। निंग इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह इतनी बड़ी संरचना बना सके या स्थापित कर सके, लेकिन यह निरीक्षण करके कि यह कैसे काम करता है, उसके पास अभी भी इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को खोजने का मौका होगा। वह लगभग 1 केतली चाय उबालने में लगने वाले समय तक निरीक्षण करता रहा।
फिर वह ऑटोक मोग की ओर मुड़ा और बोला, मेरे पीछे आओ। निंग ने अपनी स्पेस टाइम तलवार दाव से मोग और खुद को ढकने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर तेज गति से आगे बढ़ने लगा। क्या आपको छत्ते के लिए ऊर्जा जनरेटर मिल गया है? मोग आश्चर्यचकित था। निंग ने कहा, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैंने निश्चित रूप से इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु ढूंढ लिया है। वे लगातार स्पेस टाइम में तेजी से आगे बढ़ते रहे। अचानक फुफकार, एक विशाल आग जैसी लाल पूंछ स्पेस टाइम को चीरती हुई तुरंत निंग के ठीक सामने प्रकट हुई। निंग का चेहरा बदल गया और उसने तुरंत अपनी नॉर्थमून तलवार लहराई और एक करारा प्रहार किया। धमाका, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। निंग को अपनी उत्तरचंद्र तलवार से होते हुए अपने शरीर में एक जबरदस्त शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। वह खुद को रोक नहीं पाया और कई कदम पीछे हट गया और उसके चेहरे पर सदमे का भाव आ गया। उसकी तलवार का दाव सबसे ज्यादा आक्रामक रूप से घातक दाव था। ऐसा कैसे हो सकता था कि सामने से टक्कर लगने पर वह पीछे की ओर गिर जाए? ब्र, आखिरकार तुम आ ही गए। एक गहरी आवाज गूंजी। उसके बाद एक विशाल आकृति प्रकट हुई और पास आती हुई दिखाई दी। निंग और मोग दोनों इस नए जीव को घूर रहे थे। ये देखने में तो इंसान जैसा था, लेकिन इतना विशाल था कि मानो पहाड़ जैसा लग रहा हो। इसका पूरा शरीर आग जैसे शल्कों से ढका हुआ था और इसके हाथों की जगह नुकीले पंजों का एक जोड़ा था, जबकि इसके निचले पैर उल्टे जोड़ वाले थे। इसकी एक लंबी पूंछ भी थी। इसका सिर त्रिकोणीय था और ठंडी, जानलेवा आंखें थीं। इसके पूरे शरीर में आग की लपटें धधक रही थीं। कितना शक्तिशाली प्राणी है! ऑटोक मोग ने तुरंत मन ही मन कहा, डार्कनॉर्थ, ये ऑटोक श्रेणी का शून्यवासी होना चाहिए। ऑटोक वर्ग। निंग मन ही मन चौंक गया। उसका अपना स्टोनफायर पल एक ऑटोक वर्गीय जीव से प्राप्त हुआ था जिसे ऑटोको ने मार डाला था। ये जीव अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे और इन्हें कैओसवर्स के बाहर अनंत शून्य के राजा माना जाता था। मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, विशालकाय राक्षस ने गर्जना की। कितनी देर से हमारा इंतजार कर रहे हो? निंग और मोग दोनों ही हैरान थे। लेकिन इस वक्त धमाका धमाका, दो और शक्तिशाली आभाएं स्पेस टाइम से गुजरकर उनके सामने प्रकट हुईं। निंग और मोग उन दो समान विशालकाय जीवों को देखकर थोड़े पीले पड़ गए जो वहां पहुंचे थे। पहला एक रोएदार मानव जैसा जीव था जिसकी सिर्फ एक आंख थी और जो एक भयानक दुष्ट आभा बिखेर रहा था, जबकि दूसरा एक ड्रैगन कछुए जैसा दिख रहा था। ड्रैगन कछुआ उन तीनों में सबसे बड़ा जीव था। आखिरकार तुम कर ही गए। लंबा दुबला पतला विशालकाय जीव तीखी आवाज में बोला, हम सदियों से इंतजार कर रहे थे। हम 3 हैं, लेकिन वे सिर्फ 2 हैं। हम उन्हें कैसे बांटेंगे? ड्रैगन कछुए ने ऊंची आवाज में शिकायत की। पुस्तक 43, अध्याय 18, पहला टकराव। मैं यहाँ पहले आया। उनमें से एक मेरा है। आग जैसे शल्कों वाला विशालकाय प्राणी जी निंग और मोग को घूरते हुए बोला, तुम हमसे सिर्फ आधा सेकंड पहले यहाँ पहुंचे और तुमने उन पर हमला भी कर दिया। हालांकि जाहिर है कि ये दोनों साधक नेता पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तुम्हें दूसरा मौका क्यों मिलना चाहिए? दैत्य प्राणी ने तीखी आवाज में तर्क दिया। क्या तुम लड़ाई शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? वन आए। उस जलते हुए शल्क वाले जीव के चारों ओर की लपटें अचानक और ऊंची उठ गईं। जाहिर है वह इससे बहुत नाराज था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? दैत्य जैसा प्राणी हंसा। अरे, तुम दोनों तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही झगड़ने लगे हो। अभी तक तो सिर्फ 2 स्थानीय साधक नेता ही आए हैं। चलो पहले उन्हें ही मार डालते हैं। मुझे यकीन है कि फिर साधक और भेजेंगे, तब हम तीसरे को भी मार डालेंगे, है ना? ड्रैगन कछुआ दहाड़ा, चलो हमला करते हैं और इन दोनों को मार डालते हैं। तीनों ऑटोक श्रेणी के जीव जंतु जोरदार आवाज में बोले, अपने इरादे जरा भी नहीं छिपाए। ये सब सुनकर निंग और मोग ने एक दूसरे को देखा। ऐसा लगता है कि उन्हें कुल 3 साधकों को मारना होगा। निंग ने संदेश भेजा, ऑटोक श्रेणी के शून्यवासियों को आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। सिथे ने शायद उनके साथ किसी तरह का समझौता कर लिया होगा। ऑटोक मोग ने जवाब दिया, उन्हें हमारे कैओसवर्स से परे स्थित विशाल अनंत शून्य का असली शासक माना जा सकता है और निस्संदेह उन्हें अपनी वर्तमान ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अपने साथियों के बीच से रास्ता बनाकर वध करना पड़ा होगा। वे दाव को बिल्कुल नहीं समझते, लेकिन उनके शरीर इतने शक्तिशाली हैं कि उनसे निपटना बहुत मुश्किल है। उनमें से 3 को मारना बहुत मुश्किल होगा। मैं समझ गया। निंग ने सिर हिलाया। सभी शून्यवासियों के शरीर अराजकता आदिमों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे और ऑटोक श्रेणी के तो और भी ज्यादा शक्तिशाली। जो चीज उन्हें सचमुच खतरनाक बनाती थी वह ये थी कि उन्हें दाव की इतनी कम समझ थी कि इस अराजकता लोक में प्रवेश करने पर उन्हें जो अस्वीकृति मिली वह उनके लिए लगभग अर्थहीन थी, क्योंकि वे शुरू से ही दाव का इस्तेमाल मुश्किल से ही कर पाते थे। वे अभी भी भयावह शक्तियां थीं जिनसे निपटना मुश्किल था। हम पहले भी इन ऑटच क्लास शून्यवासियों में से 2 को मार चुके थे, लेकिन तब हमने उन्हें घेर लिया था और उनकी संख्या उनसे ज्यादा हो गई थी। ऑटच मोग ने मन ही मन कहा, अभी हम सिर्फ 2 ही हैं। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। चलो पहले उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम लड़ाई से बच सकें। निंग को भी इन 3 ऑटोक श्रेणी के जीवों से उत्पन्न खतरे का आभास हो गया था। सज्जनों, निंग हंसा, हमें मरते दम तक क्यों लड़ना चाहिए? ये युद्ध हमारे और सिथे के बीच का युद्ध है। तुम तीनों हमारे कैओसवर्स को छोड़कर अपने अनंत शून्य में क्यों नहीं चले जाते? युद्ध से दूर रहो। मुझे लगता है कि सिथे तुम्हें दूसरी बार पकड़ नहीं पाएगा। सच कहूँ तो मुझे तो हैरानी है कि उन्होंने तुम्हें पकड़ ही लिया। हमने अपनी सुरक्षा कम कर दी है, दैत्याकार प्राणी ने ठंडे स्वर में कहा। अगर हम बच गए तो सिथे हमें दोबारा पकड़ने की बात भूल जाएगा।
आग जैसे शल्क वाले जीव ने दांत पीस लिए, फिर गुस्से से चिल्लाया, लेकिन ये सब कहने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास हमें जाने देने का कोई रास्ता है? ड्रैगन कछुए ने भी निंग को गौर से देखा। ये सच था कि तीनों को स्थानीय साधकों से कोई दुश्मनी नहीं थी। अगर वे सुरक्षित घर लौट पाते तो वे ऐसा करने को तैयार होते। हो सकता है कि उन्हें सिथे ने पकड़ लिया हो और कुछ काम करने के लिए मजबूर किया हो, लेकिन वे जीवन रक्त की शपथों से बंधे नहीं थे, या सटीक रूप से कहें तो उनके लिए जीवन रक्त की शपथ लेने का कोई तरीका ही नहीं था। वे साधकों और सिथे दोनों से बिल्कुल अलग थे। साधकों और सिथे दोनों के लिए दाव और दाव हृदय दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण थे। उन सभी को बचपन से ही साधक के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और दाव की बदौलत धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़ती गई। हालांकि ये शून्यवासी स्वभाव से ही दुष्ट, अराजक और उन्मत्त प्राणी थे। उनके पास वास्तव में दाव हृदय भी नहीं था। वे केवल जीवित रहने के नियम को ही समझते थे। वे मृत्यु तक लड़ते थे और बलवान जीवित रहते थे जबकि दुर्बल मर जाते थे। वे केवल सबसे क्रूर और बर्बर नियमों, शक्ति के नियम का पालन करते थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे कमजोर मनुष्य शपथ पत्थर जैसी किसी चीज की मदद के बिना जीवन रख शपथ लेने में पूरी तरह असमर्थ थे। वे तब तक शपथ ले सकते थे जब तक उनका चेहरा नीला न पड़ जाए, लेकिन उन्हें अपनी सच्ची आत्मा के नष्ट होने के डर का सामना कभी नहीं करना पड़ता था। यही बात इन शून्यवासियों के लिए भी सच थी। उनके लिए जीवन रक्त शपथ लेना असंभव था। इस प्रकार सिथे के पास आमतौर पर अपने द्वारा पकड़े गए शून्यवासियों से निपटने के दो ही विकल्प होते थे, या तो वे उन्हें यातना देकर पागल कर सकते थे या फिर धीरे धीरे उन्हें वश में कर सकते थे। हालांकि एक ऑटोक श्रेणी के शून्यवासी को वश में करना लगभग असंभव था, इसलिए एकमात्र विकल्प यही था कि या तो उन्हें यातना दी जाए या फिर उनके साथ बराबरी का व्यवहार करके समझौता किया जाए। तुम तीनों इस छत्ते को क्यों नहीं छोड़ देते? निंग ने पूछा। इसके बाद तुम हमारे कैसवस को छोड़ सकते हो। मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हें रोक पाएगा या रोक पाएगा। छत्ते से निकल जाओ, दैत्य ने ठंडी हंसी हंसी। यह ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ प्रवेश किया जा सकता है, बाहर नहीं निकला जा सकता। बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि सिथे तुम्हें स्वेच्छा से जाने दे। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खुद कोशिश करो, देखते हैं तुम दोनों निकल पाते हो या नहीं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। निंग चौंक गया। गहरी खाई में उड़ते हुए न तो उसे और न ही मोग को किसी बाधा का सामना करना पड़ा था। अंदर आना तो आसान है लेकिन जाना नामुमकिन है, महाकाय प्राणी बोला। हम तीनों ने अनगिनत बार बाहर निकलने की कोशिश की है लेकिन कोई रास्ता नहीं है। निंग को लगा कि वह जीव झूठ नहीं बोल रहा है। ऐसी बात पर झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। खैर, ये तो आसानी से सुलझ जाएगा, निंग ने कहा। एक बार हम इस चीज को अंदर से नष्ट कर दें तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। इसे नष्ट कर दोगे तुम दोनों? विशालकाय अग्नि आकार का प्राणी उपहासपूर्वक चिल्लाया। तुम्हें कम से कम हमें कोशिश तो करने देनी चाहिए। शायद हम कामयाब हो जाएं, निंग ने कहा। बस वहीं खड़े रहो और देखते रहो। अगर हम इसे सचमुच नष्ट नहीं कर पाए तो तुम बाद में हम पर हमला कर सकते हो। निंग का लक्ष्य सरल था। वह चाहता था कि ये तीन ऑटोक श्रेणी के शून्यवासी उसे कोई परेशानी न दें, क्योंकि वह इस विशालकाय छत्ते को नष्ट करने के तरीके आजमा रहा था। ये याद रखना जरूरी है कि इन प्राणियों में जबरदस्त पाश्विक शक्ति थी, लेकिन दाव को समझने के मामले में वे साधकों की बराबरी नहीं कर सकते थे। इतने जटिल रूप से डिजाइन किए गए हथियार के पीछे के रहस्यों को वे किसी भी तरह से उजागर नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि निंग और मोग ऐसा नहीं कर सकते थे। असंभव, बिल्कुल नहीं। अन्य दो ऑटोक श्रेणी के शून्य निवासियों ने निंग के सुझाव को तुरंत अस्वीकार कर दिया। साधक नेताओं, मुझे आपसे साफ साफ बात करने दीजिए, ड्रैगन कछुए ने ठंडे स्वर में कहा। बहुत पहले पकड़े जाने के बाद हमने सिथे के साथ एक समझौता किया था। हमने उनसे कुछ वादे किए थे। पहला वादा ये था कि हमें कम से कम एक साधक नेता को मारना होगा, जबकि दूसरा वादा ये था कि हमें इस जगह की पूरी अराजकता के दौरान रक्षा करनी होगी। दोनों उद्देश्य पूरे करने के बाद हमें रिहा कर दिया जाएगा और आज़ादी दे दी जाएगी। हमें इस जगह को अराजकता के चक्र से बचाना है, इसलिए हम तुम्हें इसे नष्ट करने की कोशिश करने नहीं देंगे। अगर हम पीछे हट गए तो हम तुरंत समझौता रद्द कर देंगे और सिथे हमें कभी जाने नहीं देंगे, दैत्य प्राणी ने कहा। पूरा अराजकता चक्र? निंग और मोग दोनों चिंतित हो गए। यह अस्वीकार्य था। ये चीज जिस तेजी से ऊर्जा खा रही थी, उसे देखते हुए अराजकता ब्रह्मांड शायद तब तक अपने आप ही बिखर चुका होता। अराजकता चक्र के बाद सिथे ने बहुत पहले ही अराजकता ब्रह्मांड पर नियंत्रण कर लिया होता। हमारे पास दो रास्ते हैं, ड्रैगन कछुए ने आगे कहा। पहला, हम सिथे के साथ खड़े हों। दूसरा, हम तुम्हारे साथ खड़े हों। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक ऐसा फैसला ले लेंगे जिसे हम कभी नहीं बदल सकते। हम तीनों जानते हैं कि यह छत्ता कितना भयानक है और हमें यह मानने का कोई कारण नहीं है कि तुम दोनों इससे निपट पाओगे। हम अपनी जान तुम दोनों के हवाले नहीं कर सकते जब तक कि तुम किसी तरह बिना किसी संदेह के ये साबित नहीं कर देते कि तुम इस छत्ते को नष्ट कर सकते हो। निंग और मोग दोनों अवाक रह गए। बिना किसी संदेह के साबित करो? उन्हें तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि यह चीज कैसे काम करती है। उन्हें ये कैसे करना चाहिए था? हम, ड्रैगन कछुए ने घुरघुराते हुए कहा। और मुझे लगा था कि तुम किसानों के पास वाकई कुछ प्रभावशाली चीज है। तुमने हमें निराश किया। इन्हें मार डालो। साइक्लोपियन जीव ने सबसे पहले हमला किया। फुफकार, उसका शरीर धुंधला हो गया और एक अजीब सी लहर में बदल गया जो तुरंत निंग और मोग के सामने प्रकट हो गई। यह इतना तेज था कि निंग भी अवाक रह गया। निंग ने स्टॉर्म स्वॉर्ड दाव का इस्तेमाल किया,
तब भी वह इस जीव से काफी धीमा था। इसे मेरे पास छोड़ दो। ऑटोक मोग ने अपनी 6 भुजाओं में एक एक लंबी कृपाण पकड़ी हुई थी और उसी तरह वह भी जवाबी हमले के लिए एक अंतरिक्षीय तरंग में बदल गया। अंतरिक्षीय दावबत्सार के स्वामी होने के नाते ऑटोक मोग इस विशालकाय जीव को कमोबेश रोकने में सक्षम था। दोनों के आसपास के अंतरिक्ष में आयामी दरारें दिखाई देने और गायब होने लगीं। साइक्लोपियन शून्यवासी के हमले ऑटोक मोग को गति और प्रचंडता दोनों में पूरी तरह से दबा रहे थे, लेकिन ऑटोक की अविश्वसनीय रूप से उच्च स्तर की अंतर्दृष्टि ने यह सुनिश्चित कर दिया कि उसके 6 लंबे कृपाण पूरी तरह से वायुरोधी रक्षा कवच बना रहे थे। वह शायद काफी देर तक टिके रहने में सक्षम होगा। ये ऑटोक श्रेणी के शून्यवासी निरंतर संहार के माध्यम से अपनी प्रजाति के राजा बन गए हैं। इनमें से किसी से भी निपटना आसान नहीं है। निंग हमेशा से जानता था कि इन जीवों को अकेले युद्ध में मारना बेहद मुश्किल होगा। अतीत में ऑटोक केवल संख्याबल के बल पर ही ऐसा कर पाए थे। फिर भी निंग को अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। प्रशिक्षण के 6 मिलियन अराजकता चक्र उसके लिए पूरी तरह से परिवर्तनकारी रहे थे। इसे मेरे पास छोड़ दो, बूढ़े कमीने, आग जैसे आकार वाले शून्य निवासी ने कहा। ठीक है। ड्रैगन कछुआ बहुत धैर्यवान था और उसने दूर से चुपचाप देखने का फैसला किया। अरे वन आए, देखते हैं हमारे विरोधी को पहले कौन मारता है। उस अग्निशल्क वाले प्राणी ने इतनी जोरदार हंसी निकाली कि जब वह निंग के कानों में पड़ी तो निंग को लगा जैसे उसका सिर ही फाड़ डालेगी। इसके बाद वह विशाल प्राणी गति में आ गया और एक ज्वलंत प्रकाश की किरण में बदल गया जो सीधे निंग की ओर बढ़ रही थी। अनंत ओमेगा स्वॉर्ड दाव में महारत हासिल करने और 6 मिलियन अराजकता चक्रों के प्रशिक्षण के बाद से मुझे वास्तव में एक अच्छी लड़ाई का मौका नहीं मिला है। निंग उत्साह से अपने खून में तेजी महसूस कर सकता था। उसे एक अच्छी लड़ाई में उतरे हुए बहुत समय हो गया था। पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी सच्ची आत्मा टूट रही थी और वह बेपरवाह होकर लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इन दिनों ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके लिए एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी ढूंढना लगभग असंभव था। मुझे आश्चर्य है कि मुझे उसे हराने में कितना समय लगेगा। क्या 10 सेकंड काफी होंगे या मुझे एक केतली चाय उबालने जितना समय चाहिए? निंग ने 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट की और उसकी 6 उत्तरचंद्र तलवारें तैयार थीं। पुस्तक 43 अध्याय 19 पकड़ा गया। जी निंग का शरीर धुंधला हो गया और उसकी ऊंचाई 540,000 मीटर हो गई। हालांकि विशालकाय अग्नि आकार वाले शून्यवासी की तुलना में वह अभी भी थोड़ा छोटा था। मर जाओ। उस प्राणी ने निंग पर अपने भयानक तीखे पंजों से हमला किया जो उसकी शारीरिक शक्ति के कारण ब्रह्मांड के खजानों से भी अधिक घातक थे। धमाक। निंग तुरंत अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। अरे! अग्निशल्क वाला शून्यवासी चौंक गया। एक ब्रह्म, जो कुछ भी वह देख पा रहा था वह निंग की तलवार दाव द्वारा निर्मित ब्रह्म का ही एक अंश था। तूफान का वध। तलवार की रोशनी की 6 धारियां चीखती हुई निकलीं जो शल्कधारी प्राणी की गर्दन को ढंक रही धधकती लपटों से टकरा रही थीं। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन गर्दन की रक्षा करने वाले शल्कों पर कुछ सफेद निशानों के अलावा कुछ नहीं बचा। हालांकि जैसे ही निंग की तलवारें प्राणी की गर्दन से टकराईं, निंग ने कर्म के दाव का इस्तेमाल करके उस प्रहार की शक्ति को प्राणी के पूरे शरीर में उड़ेल दिया, जिससे बेरोकटोक आंतरिक विनाश हुआ। कितना शक्तिशाली साधक है। शल्कधारी प्राणी ने अपना सिर ऊपर उठाया और दहाड़ते हुए बोला, लेकिन तुम्हारे ब्रह्म मेरे सामने बेकार हैं। धमाका। उसके शरीर को ढंकने वाली लपटें तेजी से फैल गईं और उसकी आंतरिक लपटें भीतर से निकलकर 10 लाख किलोमीटर के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। इन लपटों की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वे निंग के तलवार दाव क्षेत्र और उसके हृदय लोक प्रक्षेपण को पीछे धकेलने में कामयाब रहीं। मेरे 6 वार भी इसके शल्कों को नहीं तोड़ पाए। मैं कर्म से इसके प्राण तत्व को क्षति पहुंचाने में कामयाब रहा, लेकिन एक ऑटोक श्रेणी के शून्य निवासी होने के नाते इसमें अत्यंत प्रचुर मात्रा में सार है। निंग तुरंत सोचने लगा कि आगे क्या किया जाए। शून्य निवासी द्वारा छोड़ी गई लपटें तलवार दाव क्षेत्र को पीछे धकेल रही थीं। एक बार जब यह निंग के भ्रमों पर हावी हो जाती तो निंग को अपना असली स्थान बताना पड़ता और वह उस प्राणी को बिना किसी तैयारी के पकड़ नहीं पाता। कर्म तलवार दाव से इसे मार डालो। ये बहुत समय लेने वाला था। ऑटोक वर्ग का वह पाषाण जीवन रूप जिसका ऑटोकों ने इतने वर्षों पहले सामना किया था और जिसे उन्होंने मार डाला था, अविनाशी रूप से कठोर था क्योंकि वह वास्तव में स्वभाव से ही एक पत्थर था। ऑटोक भी उसे घायल नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके पास केवल एक ही विकल्प था कि उसे हजारों वर्षों बाद मार डाला जाए। हालांकि निंग को यकीन था कि इस शल्क वाले जीव से निपटना उस पत्थर के जीव जितना मुश्किल नहीं होगा। कोई तो कमी होगी जिसका निंग फायदा उठा सके। इसका शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, इसीलिए इसमें ऑटोक श्रेणी की शक्ति है। इसमें असली ऑटोक से कहीं ज्यादा प्राण शक्ति है। इसे कर्म तलवार दाव से मारना बहुत धीमा होगा। मुझे इसकी सुरक्षा को भेदने के लिए कोई और उपाय सोचना होगा। लेकिन मैंने इसे लगातार 6 बार मारा और इसके शल्कों पर बस कुछ सफेद निशान ही छोड़े। निंग ने एक क्षण तक सोचा, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंची। मर जा किसान, मर जा। विशाल शल्क वाला प्राणी अतुलनीय क्रूरता के साथ निंग पर टूट पड़ा। उसकी पूंछ उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को चकनाचूर कर रही थी। अब जबकि निंग को पहली भिड़ंत का कुछ अनुभव हो चुका था, उसने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। फूफ। निंग भूतिया अंदाज में चकमा देते हुए तूफान में तब्दील होकर उस विशाल शून्यवासी की ओर बढ़ा। वह बहुत तेज है। शल्कधारी प्राणी चौंक गया।
सिर्फ 1 ही गति में उससे बेहतर है। हवा और बिजली एक साथ गरज रही थी, लेकिन शल्कधारी प्राणी के पंजे और पूंछ निंग के हमले को रोकने में पूरी तरह असमर्थ थे। मार डालो। निंग ने एक साथ सभी 6 तलवारों से वार किया। उसकी तलवारें पहिए की तीलियों की तरह घूम रही थीं। हर तलवार के किनारे धुंधली रोशनी से ढके हुए थे। गौर से देखने पर पता चलता कि तलवार की धुंधली रोशनी असल में अनगिनत बिखरे हुए सफेद और काले प्रकाश के कणों से बनी थी जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये प्रकाश के कण धधकते हुए घूम रहे थे। सफेद रोशनी आग की तरह धधक रही थी, जबकि काली रोशनी गहरी संक्षारक शक्ति से फुफकार रही थी। डार्क स्वॉर्ड दाव। इसने तलवार के दाव में संक्षारक अंधकार भर दिया। प्रकाश तलवार दाव। इसने तलवार के दाव में प्रज्वलित प्रकाश का संचार किया। जब वे एक साथ जुड़ गए तो वे चक्रीय तलवार दाव बन गए, जिसे निंग ने विकसित किया था। सामंजस्य में काम करते हुए दोनों एक दूसरे को जबरदस्त तालमेल से सहारा और मजबूती दे पाए, जिससे संक्षारक शक्ति के प्रचंड प्रहार संभव हुए, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देते थे। ये जीवन और मृत्यु के निर्दयी चक्र की तरह था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया। फुफ। एक साथ धूसर तलवार जैसी रोशनी की 6 धारियां निकलीं, जो उस शल्कधारी प्राणी पर किसी विशाल पवनचक्की के ब्लेड की तरह घूम रही थीं। धमाक धमाक धमाक। चक्र तलवार दाव की संक्षारक शक्ति पूरी तरह से अजेय थी, यहाँ तक कि शून्यवासी के लाल लाल शल्क भी फटने लगे। कुछ ही क्षणों में वे पूरी तरह से टूट गए और उनके नीचे एक गहरा घाव दिखाई देने लगा। सुनहरा रक्त रिसने लगा और उसके बाद मांस तेजी से ठीक होने लगा। तुमने मुझे सचमुच घायल कर दिया। शल्क वाला जीव पूरी तरह से पागल हो गया। उसके पूरे शरीर पर लाल रोशनी की एक परत छा गई और उसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई। वह चीखते हुए एक भयंकर जवाबी हमला करने लगा। जल्दी करो और मेरी मदद करो, साले। उसके शल्क ही उसकी शान और खुशी थे। उनके टूट जाने से उसे लगा कि वह खतरे में है। आ रहा हूँ। ड्रैगन कछुआ तुरंत उड़ता हुआ आया। ब्रह्म तलवार दाव। शल्कधारी प्राणी की लपटें केवल 10 लाख किलोमीटर के क्षेत्र को ही कवर कर पा रही थीं। उसके आगे निंग के ब्रह्मों का बोलबाला जारी था। उस क्षेत्र में अनगिनत निंग प्रकट हुए और उन सभी ने दूर से एक साथ शल्कधारी प्राणी पर हमला करना शुरू कर दिया। ड्रैगन कछुए को पता ही नहीं चला कि असली कौन था। फुफ फुफ। साइकिल तलवार दाव की रोशनी पहिए की तीलियों की तरह घूमती रही और उसके प्रहार 10 लाख किलोमीटर दूर से हवा में चीखते हुए सुनाई दे रहे थे। 10 लाख किलोमीटर शायद बहुत बड़ी दूरी लगे, लेकिन निंग जैसी क्षमता वाले किसी व्यक्ति के लिए यह वास्तव में बहुत कम थी। इसने बस स्केल्ड शून्यवासी को निंग के हमलों पर प्रतिक्रिया करने का मौका दिया, लेकिन ड्रैगन कछुआ उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। तकनीकी स्तर पर निंग पूरी तरह से हावी था। उसके साइकिल तलवार दाव ने एक बार फिर उस शल्कधारी प्राणी के शरीर में एक विशाल घाव को चीर दिया। मरो मरो। शल्कधारी प्राणी ने बेतहाशा जवाबी हमले शुरू कर दिए, लेकिन निंग बहुत फुर्तीला था। हर बार हमला करने के बाद वह अपने भ्रम में वापस चला जाता था, जिससे उनके लिए ये पता लगाना नामुमकिन हो जाता था कि वह असल में कहाँ है। बूढ़े कमीने, बूढ़े कमीने। शल्कधारी प्राणी गुस्से से चिल्लाया। मैं असली वाले को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। हर बार जब वह हमला करता है तो बेहद करीब आ जाता है, फिर तुरंत पीछे हट जाता है। मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है। ड्रैगन कछुए ने भी बेचैनी से जवाब दिया। पिछली बार जब हमने सिथे के खिलाफ युद्ध लड़ा था तो 2 ऑटोक श्रेणी के शून्यवासी उनके पक्ष में थे। नतीजा ये हुआ कि वे दोनों मारे गए, जबकि हम सब अछूते रहे। निंग की आवाज हवा में गूंज उठी और वह लगातार हमले करता रहा। उसकी भयानक साइकिल तलवार दाव ने उस शल्कधारी प्राणी के शरीर पर बार बार गहरे घाव कर दिए। ये शल्क इतने मजबूत थे कि ऑटोक श्रेणी के हमले आमतौर पर इन्हें भेद नहीं पाते थे, लेकिन निंग का साइकिल स्वॉर्ड दाव एक बेहतरीन प्रतिकार था और इसलिए निंग इन्हें भेदने में कामयाब रहा। शल्क इतने मजबूत थे कि एक बार टूट जाने पर उनकी मरम्मत करना भी उतना ही मुश्किल और समय लेने वाला था। आप सभी प्राणी अपने शरीर की प्राकृतिक शक्ति पर ही निर्भर रह सकते हैं। साइकिल तलवार दाव के हमलों की एक और लहर ने शल्क वाले प्राणी को चीर डाला। भले ही हम तुम्हें हरा न सकें, लेकिन जीवित रहना ही सरलता है, और एक बार जब हम तुम्हारी कमजोरियों का पता लगा लेंगे तो तुम मर जाओगे। वार वार। चक्र तलवार दाव की रोशनी ने शल्कधारी प्राणी के शरीर पर और भी गहरे घाव छोड़ दिए। सिथ ने तुम्हें यहाँ रखा है, हाँ, लेकिन क्या तुमने सचमुच सोचा था कि वे तुम्हें जिंदा रहने देंगे? वे बस यही चाहते थे कि तुम अपनी जान की कीमत पर हमारी गति धीमी करो। रेप। उस शल्कदार प्राणी की लंबी पूंछ तो बीच में ही कट गई थी। शल्कयुक्त शून्यवासी का विशालकाय शरीर अब जख्मों से भर गया था। उसकी पूंछ कट चुकी थी और उसकी भुजाएं भी आधी कटी हुई थीं। उसका फटा हुआ मांस तेजी से ठीक हो रहा था, लेकिन उसके शल्क थोड़े समय में ठीक नहीं हो पाएंगे। वह और भी बेचैन होता जा रहा था, क्योंकि उसे आभास हो रहा था कि उसकी मौत नजदीक है। एक आंख वाला शल्कधारी प्राणी जोर से दहाड़ा। दुबला पतला साइक्लोपियन जीव पास ही ऑटोक मोग से जूझ रहा था और हालात पर नजर रखे हुए था। उसने अपनी तीखी आवाज में बेचैनी से पुकारा, मुझे उसका असली शरीर नहीं मिल रहा है और वह बहुत तेज है। तुम्हारी लपटें उसे खुद को दिखाने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं घेर पा रही हैं। मैं अपने क्षेत्र का और विस्तार नहीं कर सकता। शल्कधारी प्राणी ने व्याकुल होकर कहा। उसने अपनी शक्ति से यह ज्वलंत क्षेत्र बनाया था और उसके लिए इन ज्वालाओं को इस स्तर तक प्रबल करना आसान नहीं था कि वह निंग के स्वॉर्ड दाव क्षेत्र और निंग के हृदयलोक प्रक्षेपण दोनों को एक साथ दबा सके।
वह केवल 10 लाख किलोमीटर की दूरी तक ही इतनी शक्ति बनाए रख सकता था कि दोनों ही काम कर सके। यही उस प्राणी की अधिकतम सीमा थी। अफसोस 10 लाख किलोमीटर इतनी कम दूरी थी कि बाकी दो ऑटोक श्रेणी के शून्यवासी भी निंग के अविश्वसनीय रूप से तेज हमलों को रोक नहीं पाते। लानत है, इसे बंद करो। दोनों ऑटोक श्रेणी के प्राणी उन्मत्त हो रहे थे। वार शल्कदार प्राणी का एक हाथ पूरी तरह से कट गया। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मुझे छोड़ दो। शल्कधारी प्राणी आखिरकार घबरा गया क्योंकि तलवार की रोशनी की वो भयानक धारियां एक बार फिर उसके शल्कों को चीरती हुई निकल गईं। मुझे छोड़ दो और मैं हर बात में तुम्हारी बात मानूंगा। मेरी बात मानो, मैं तुम पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इन ऑटोक श्रेणी के शून्यवासियों के लिए जीवन भर की शपथ लेने का कोई रास्ता नहीं था। वे केवल मौखिक समझौते ही कर सकते थे और जब चाहें उन समझौतों से मुकर सकते थे। नहीं, निम्न की तलवार की रोशनी बेरहमी से काटती रही। निम्न ने अपनी गति तभी बढ़ाई जब उस जीव के ज्यादातर शल्क नष्ट हो चुके थे और उसकी तलवार की रोशनी बेतहाशा उड़ती रही और उसने उस शल्क वाले जीव को अनगिनत टुकड़ों में काट डाला। अचानक एक लाल रत्न प्रकट हुआ जो निम्न की तलवार की रोशनी के प्रचंड प्रहारों को भी झेलने में सक्षम था। लाल रत्न के भीतर शल्क वाले जीव की धुंधली रूपरेखा दिखाई दे रही थी और वह अभी भी निम्न से विनती कर रहा था, मुझे मत मारो। निम्न ने इस ऑटोक श्रेणी के शून्यवासी के शरीर को नष्ट करने में कुल 3220 प्रहार किए थे। उसने तुरंत लाल रत्न को पकड़ लिया और उस पर एक मुहर लगा दी। मैंने इसे पहले ही पकड़ लिया है और मैं इसे एक विचार से ही नष्ट कर सकता हूँ। निम्न ने दो अन्य ऑटोक श्रेणी के शून्यवासियों की ओर मुड़कर देखा। उसकी आवाज उस क्षेत्र में गूंज रही थी, क्या तुम दोनों अब हमारे साथ खड़े होने को तैयार हो या अब भी सिथे के साथ खड़े रहोगे?